देखिए, जैसे कि इंसान की केयर होती है, सर्दियों में आप मुख्तलिफ़ तरीके से अपने आप का ख्याल रखते हैं, गर्मियों में अलहदा रखते हैं, बाहर आती है तो उसका एक मुख्तलिफ होता है, जब ख़िज़ां आ रही होती है, जब ऑटम आता है तो तब आपका एक मुख्तलिफ तरीका होता है अपने आप के साथ, अपनी बॉडी के साथ डील करने का। गर्म कपड़े या ज़रा ठंडे कपड़े, किस किस्म की आप खुराक ले रहे हैं। सर्दियों में लोग एक मुख्तलिफ किस्म की खुराक की तरफ जाते हैं, और गर्मियों में एक डिफरेंट किस्म की डाइट होती है। सो जहाँ पे इंसान भी डिफरेंट, मतलब मौसमी चेंजेस के हिसाब से चलता है। जानवर अगर आपके घर में होते हैं तो सर्दियों में आप उनके लिए गर्म बिस्तरों का अरेंजमेंट और इस किस्म की चीज़ों को मैनेज करते हैं। तो उसी तरह से जब आपने पौधे रखने हैं तो आपने इन चीज़ों को भी देखना है कि कौन सा पौधा इन सीज़न है, कौन सा पौधा सीज़न में नहीं है। और अगर ये पौधा लगा हुआ है और अब सर्दियाँ हैं तो अगर इसको आप बाहर के मुल्क में देखें, पूरे पूरे बाहर के एरियाज़ जो हैं वो आपको कवर्ड नज़र आते हैं सर्दियों में। आप पूछें कि जी ये कवर क्यों हुए हुए हैं या इन पौधों पे प्लास्टिक या कोई चीज़ क्यों चढ़ी हुई है, तो वो कहते हैं कि जी सर्दियाँ हैं और इस मौसम की इस लेवल की शिद्दत पौधे नहीं बर्दाश्त कर पाते, तो इस वजह से हम, मतलब एक नेशनल लेवल पे इन चीज़ों को कवर किया जाता है और हैंडल किया जाता है। सो मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि कम अज़ कम हमारे घरों में जो मामलात हैं उनको तो हम सही तरीके से देख लें और अल्लाह का शुक्र अदा करें कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में फिर भी हमें ज़्यादा जगह मिल जाती है रहने की। बाहर के ममालिक में तो एक बेडरूम का अपार्टमेंट या स्टूडियो अपार्टमेंट जिसे कहते हैं वो लिटरली जो है वो मतलब 10 बाय 10 फुट का होता है। उसी के अंदर आपने रहना है, उसी में आपने खाना है, उसी में आपने उधर ही साथ एक छोटा सा वॉशरूम है, छोटा सा आपका लाउंज है जिसके अंदर आपका बेड लगा हुआ है और उधर ही आपकी कुकिंग हो रही है। इतने इतने से खुडों में लोग रहते हैं और वहाँ पे भी लोग किचन गार्डनिंग या होम गार्डनिंग या किसी ना किसी चीज़ की तरफ जाते हैं, क्योंकि ये अंडरस्टैंड करना कि पौधों की वैल्यू और इम्पोर्टेंस क्या है। हम एक्चुअली अपने सराउंडिंग्स में कंक्रीट सोसाइटीज़ बना रहे हैं, सरिये, ईंटें, इसलिए दरख्त और पौधे जो हैं वो कटना शुरू हो गए, बल्कि कटना कितने कट गए कि बिल्कुल बराए नाम है। अच्छा, उसके साथ साथ ये भूल जाते हैं कि ये दरख्त और ये पौधे वगैरह जो हैं ये नेचर को, जानवरों को, चिड़ियों को और ह्यूमन लाइफ को असरअंदाज करते हैं। अब कैसे असरअंदाज करते हैं? देखें, पौधे हवा को साफ करने में बड़ा रोल अदा करते हैं। पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। ये तो हम स्कूल में तीसरी चौथी जमात से सीखना शुरू कर देते हैं। अच्छा, फिर बढ़ते हैं स्ट्रेस की तरफ। हर बंदा जिधर भी आप जाएं, डॉक्टर के पास जाएं, किसी के पास भी जाएं, माहिर नफ्सियात के पास जाएं, वो आपको कहते हैं जी अपना स्ट्रेस कम करें। स्ट्रेस कम करेंगे तो आपकी सेहत भी बेहतर होगी। तो स्ट्रेस कम करने का एक बेहतरीन तरीका ये है कि ग्रीनरी को देखें, नेचर के करीब हों। ये आपकी टेंशन को भी और आपकी एंग्जाइटी को, दोनों को कम करने में हिस्सा डालेंगे, राइट। बाहर निकले वॉक्स पे, अगर आप वॉक पे जाते हैं तो हमेशा रेकमेंड किया जाता है किसी पार्क में जाएं, किसी हरी भरी जगह में जाएं। क्यों? क्योंकि जब आप ऐसी आबो हवा में वॉक करते हैं और अपना टाइम गुजारते हैं तो ये आपके स्ट्रेस को नेचुरली रिड्यूस करता है। फिर खूबसूरती, आप ये देखें कि पौधे, गमले, प्लांट्स, फूल, ये डिफरेंट चीज़ें, इवन जब घास सिर्फ लगी हो किसी लॉन के अंदर, अच्छी प्यारी हरे रंग की घास लगी हो, तो आप मुझे बताएं कितना खूबसूरत लगता है। तो जैसे कि मैंने अर्लियर कहा कि आप डेकोरेशन के तौर पे प्लीज़ पौधे ना लगाएं, लेकिन उनका एक डेकोरेटिव पर्पस तो है। सेहत बेहतर करने में पौधे जो हैं, जब ऑक्सीजन आपको मिलता है और आप एक फ्रेश एनवायरनमेंट में बैठते हैं तो ऑफ कोर्स आपकी हेल्थ भी इम्प्रूव करती है। हेल्थ के लिए भी बहुत बेहतरीन, स्ट्रेस को कम करने के लिए भी बहुत बेहतरीन। ह्यूमिडिटी को मेंटेन करने में, यानी कि हवा में जो नमी होती है उसको मेंटेन करने में इंडोर पौधों का बहुत बड़ा हाथ होता है। इंडोर पौधे सिर्फ हवा को साफ नहीं करते बल्कि उसके अंदर मॉइस्चर को भी बैलेंस में लेके आते हैं। फिर आपको किचन गार्डनिंग के थ्रू, अगर आप घर में किचन गार्डनिंग की तरफ जाते हैं तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं अपने खाने के लिए, और हर्ब्स वगैरह तो आप बड़े आराम से ग्रो कर सकते हैं। अब आप घर के अंदर ही बड़े आराम से तुलसी लगा सकते हैं, पुदीना लगा सकते हैं, धनिया लगा सकते हैं, हरी मिर्चें लगा सकते हैं, नींबू लगा सकते हैं। ये छोटे छोटे पौधे होते हैं, बहुत बड़े बड़े पौधे नहीं होते जिनकी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत है। आलू आप ग्रो बैग्स में उगा सकते हैं। अगर आपके पास कोई ज़मीन नहीं है जिसमें आप लगाएं तो आप ग्रो बैग्स मिलते हैं बड़े अमेजिंग से, जो बायोडिग्रेडेबल भी होते हैं, आप उसके अंदर भी पौधे लगा सकते हैं। इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें तो ऑक्सीजन मिलता है, लेकिन लार्जर स्केल पे आपकी जो सॉइल इरोजन का प्रॉब्लम होता है और जो पोल्यूशन का प्रॉब्लम होता है, ये उसको भी रिड्यूस करने में एक बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं। फिर
इकोनॉमिकल एंड ईजी, यानी कि जगह को खूबसूरत दिखाना हो, अपनी आबो हवा को नीट करना हो। देखें, एयर प्योरीफायर बड़ा महंगा होता है। आजकल आप मार्केट में जाके देखें तो हर नौयत के एयर प्योरीफायर्स अवेलेबल हैं, और एयर प्योरीफायर कितने आप ख़रीद लेंगे और कितने आप घरों में लगा लेंगे, मतलब आपका खर्चा तो लाखों में चला जाएगा। एक नेचुरल एयर प्योरीफायर के तौर पे आपके पास जब प्लांट्स अवेलेबल हैं तो वाई नॉट यूज़ देम। घर के अंदर आप लगाएं, मनी प्लांट लगाएं, स्नेक प्लांट लगाएं, ये पौधे जो हैं, स्पाइडर प्लांट लगाएं। ये पौधे आपकी घर की इंटरनल सफाई कर रहे हैं एक तरह से, सो उनको लगाएं। अच्छा, सदका जारिया, देखिए जो पौधा आप लगाएंगे उसका सवाब आपको लगातार मिलता रहेगा। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि कोशिश करें कि जब आप अपने घर बना रहे हैं, कंस्ट्रक्शन की तरफ जा रहे हैं, तो सबसे पहली चीज़ जब आप नींव डालने की तरफ जाते हैं तो दरख्त लगाने शुरू कर दें। जिधर जिधर आपको मार्जिन मिलती है दरख्त लगाने की, आप लगा दें। एक आपको ऑफ कोर्स उसका बेनिफिट तो मिलेगा ही मिलेगा, खूबसूरती भी मिलेगी, लेकिन जो इंसान सायेदार दरख्त के नीचे बैठेगा वो भी आपको दुआ देगा। जो इंसान सायेदार दरख्त से फल उतार के खाएगा वो भी आपको दुआ देगा। तो ये चीज़ आपको सारी ज़िंदगी का एक बेनिफिट देती चली जाएगी और सवाब देती चली जाएगी। सो व्यूअर्स, थोड़ा सा इस तरफ भी आना शुरू करें। एंड बाय द वे, गार्डनिंग आपके लिए साइकोलॉजिकली एक बड़ी अमेजिंग चीज़ है। जब आप मिट्टी के अंदर हाथ डालते हैं, जब आप मिट्टी के साथ काम करते हैं, जब आप फिजिकली इन चीज़ों के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, तो हेल्थ एंड फिटनेस अपनी जगह, आपकी मेंटल हेल्थ बहुत बेहतर हो जाती है। सो व्यूअर्स, सिर्फ पौधों को देख के हाय कितने प्यारे हैं की तरफ मत जाए। प्यारे तो ये पौधे भी हैं जो कुछ हमारे सेट के ऊपर लगे हुए हैं, लेकिन ये एक्चुअल पौधे नहीं हैं, ये प्लास्टिक के प्लांट्स हैं। और प्लास्टिक के प्लांट्स हमने क्यों लगाए हैं? क्योंकि अंदर ना तो उनको हवा मिलेगी क्योंकि स्टूडियो है, ना यहाँ पे उनको धूप मिलेगी क्योंकि सनलाइट तो आती नहीं है यहाँ पे, और उनकी वाटरिंग और उनका ख्याल रखना और इन सब चीज़ों को मद्देनजर। और यहाँ पे टेम्परेचर भी कंट्रोल नहीं है। टेम्परेचर सिर्फ तब कंट्रोल्ड है जब हम शूट पे हैं या सेट पे हैं, एसीज चले हुए हैं या हीटर्स चले हुए हैं। जब स्टूडियो बंद होता है तो वो अंधेरे में होता है स्टूडियो। तो यहाँ पे लाइव पौधे लगाने का मतलब है कि आप उन पौधों को डैमेज की तरफ लेके जाएंगे और वो मर जाएंगे। सो इस चीज़ को, क्योंकि हमने शुरू में कोशिश की लेकिन हमने रियलाइज़ किया कि वो नहीं मैनेज हो पाता, फिर सुबह हमने इनको फिर भी क्यों लगाया कि सुबह जब आप मॉर्निंग शो देखते हैं तो जब आप ग्रीनरी देखेंगे तो आपका मूड खुशगवार होगा, आप पॉजिटिविटी की तरफ जाएंगे। लेकिन इन प्लास्टिक के पौधे सिर्फ विजुअली आपको फ़ायदा दे रहे हैं, ऑक्सीजन वाला फ़ायदा नहीं दे रहे। इसीलिए मैं बार बार कहती हूँ व्यूअर्स के अपनी ज़िंदगियों को मॉडिफाई करें। बड़े बड़े चेंजेस लाने मुश्किल होते हैं, छोटे छोटे चेंजेस तो लाएं ताकि आपको बड़े चेंजेस की तरफ जाना ही ना पड़े। हमारे साथ हैं हमारी बहुत ही प्यारी सी शेफ़ अनम शेख। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। अनम, मुझे ये बताओ, हम बात कर रहे हैं इस वक्त पौधों की कि हमें भी गार्डनिंग की तरफ जाना चाहिए। बिल्कुल। अब गार्डनिंग का जब सोचते हैं तो फौरन दिमाग में आता है माली। वो लोग जो और कोई घर में स्टाफ नहीं अफोर्ड करते, अगर घर में कुछ पौधे लगे हैं तो वो चाहे 2000 या 5000 महीने के दे के माली जरूर रखेंगे, खुद नहीं करेंगे काम। बिल्कुल ऐसा ही है कि मिट्टी में हाथ नहीं डालना। बिल्कुल। जबकि अभी आपने इतनी अच्छी एक बात की है कि मिट्टी में हाथ डालने से भी आपके अंदर बड़ी पॉजिटिविटी आती है और आपके अंदर मतलब जब आप नेचर के बहुत ज़्यादा करीब होते हैं ना तो उससे आपकी जो पर्सनैलिटी है उसमें भी बहुत ज़्यादा चेंजेस आते हैं। और मेरा ख्याल है कि प्लांट्स एक ऐसी चीज़ है या गार्डनिंग एक ऐसी चीज़ है जो आपके मूड को, मेरा ख्याल है जुगनापी बहुत ज़्यादा जो है ना वो अपलिफ्ट करता है। तो अपनी लाइफ में इस चीज़ को इन्वॉल्व करें, क्योंकि जितना स्ट्रेसफुल माहौल आजकल हमने अपनी इन्वायरमेंट में क्रिएट किया होता है, अपने इर्द गिर्द अपनी सराउंडिंग में, तो उससे ये होता है कि आपकी पर्सनैलिटी के अंदर बड़ा ठहराव आता है और अच्छा भी लगता है। और अनम देखो, आप जब कुकिंग करती हैं जी, और अगर आप किसी के साथ ना कुकिंग कर रही हो तो वो आपका अपनी ज़ात के साथ एक वक्त होता है। बिल्कुल। आप फोकस करती हैं, थोड़ा सा सोचती हैं, चीज़ों को करती हैं, अपने आप के साथ वक्त गुजारती हैं। ऐसा ही है। लोग सारा दिन इस डिवाइस पे बैठे रहेंगे। एग्जैक्टली। लेकिन अगर आपने अपने आप को एंटरटेन करना ही है तो कोई ऐसी पॉजिटिव एक्टिविटी की तरफ जाए। मैं गार्डनिंग की इसलिए बार बार बात कर रही हूँ क्योंकि अनम, गार्डनिंग एक्चुअली आपको मेंटल रिलीफ देती है। एग्जैक्टली। एक फिजिकल एक्टिविटी भी है। आप उसको उतना ज़्यादा हाई लेवल पे लेके जा सकते हैं और उतना ज़्यादा लो लेवल पे लेके जा सकते हैं जितना आप चाहते हैं। कितनी मज़े की बात है कि आप बीइंग अ शेफ, अगर आप अपने घर के किचन के अंदर ही सिल के ऊपर ही सिर्फ पुदीना लगा दें, कुछ थोड़े बहुत इस तरह की चीज़ें लगा दें, तो मौके पे यूज़ करते हुए, मैं उस दिन देख रही थी जेमी ऑलिवर को, वो बात कर रहे थे, कोई मतलब गोरे शेफ हैं, तो कर रहे थे और बातें करते करते गए अपने किचन गार्डन में गए, ऐसे करके उसने कैंची से चीज़ें काटी, उसको ऊपर से स्प्रिंकल कर दी। तो मुझे इतना अच्छा लगा कि यार बड़े बड़े शेफ्स भी बाहर के मुल्क में
इस तरफ जा रहे हैं कि मौके पे आपके पास चीज़ अवेलेबल होती है। और अगर आपके घर के आसपास कोई इस तरह की जगह या प्लॉट है जहाँ पे आप चीज़ें ज़मीन में, मैं इतने लोगों को जानती हूँ DHA के अंदर, उनके घर के साथ आसपास जो भी प्लॉट्स हैं उन्होंने परमिशन लिए हुई हैं जिन जिन के वो प्लॉट्स हैं कि जी हम इधर थोड़ा सा कुछ गार्डनिंग पौधे वगैरह लगा लें। तो क्या करते हैं लोग कि बड़े लोगों ने सब्जियां लगाई हुई हैं, मूलियां लगाई हुई हैं, गाजरें, मतलब हज़ारों चीज़ें लोगों ने लगाई हुई हैं और वो फ्रेश सब्जियां यूज़ करते हैं। और जो ना अभी फ्रेश जो चीज़ आप अपने हाथ से, तो अब जैसे हमारे घर पे धनिया पुदीना और ख़ास तौर पे बे लीव्स लगा हुआ है, तो जब भी कभी दाल और ऐसी कोई चटनी वगैरह का कोई दिल करता है तो वो राइट अवे जब हम लोग उस चीज़ को फ्रेशली लेकर आते हैं और उसके टेस्ट में और जो आप बाज़ार से ख़रीद के लेके आते हैं उसके टेस्ट में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। कुछ आपके जब आप गार्डनिंग करते हैं ना उसमें आपके इमोशन भी इन्वेस्ट हुए होते हैं। तो मेरा ख्याल है कि जो घर की ताज़ा ताज़ा सब्जियां खाने का मज़ा है ना, वो ही बंदा जान सकता है जो गार्डनिंग करता है। अगर हम उसको अभी एक्सप्लेन करूँगी शायद आप उस डेप्थ में नहीं जा पाएंगे उस चीज़ की, लेकिन जो चीज़ आप खुद से गार्डनिंग करके अपने घर में बनाते हैं और उसको जब आप किसी को खिलाते भी हैं, जब तो आप कहते हैं जी घर की मूलियां हैं। जो आपकी बर्थडे पे भी आप, मैंने देखा था कि आपको गार्डनिंग की एक चीज़ कुकी मिली। भाई Exactly. जिले हुमा के जो बेटे हैं, जी। कुकी भाई आए घर और कुकी भाई ना एक बड़ा सा बर्तन इस तरह से वो स्टील का लेके हाँ आए। जी। तो मैंने कहा कुकी भाई, कहते कि हमारे घर की सब्जियां हैं, हाँ। मूलियां, साग, वेरियस डिफरेंट बिल्कुल। वेजिटेबल्स। दिल खुश हो गया। ऐसा ही। उन्होंने कहा मैं अपनी बहन के लिए ये बर्थडे प्रेजेंट लाऊंगा। मैंने आपको शायद पहले भी जी, बताया था जी। व्यूअर्स आप लोगों को कि भी जिले हुमा जी मेरी अम्मी की बहुत अच्छी फ्रेंड थी, वो मतलब साथ स्कूल में कॉन्वेंट में पढ़ी हुई थी साथ। तो उसी तरह फिर अहमद अली भट्ट और उनके इन भाइयों के साथ भी हमारी बड़ी अच्छी सलाम दुआ और दोस्ती हो गई। और कुकी भाई तो वैसे ही मेरे बड़े भाइयों की तरह हैं, तो वो इस तरह से लेके आए। और उन्होंने इधर DHA में ही आगे बेदिया साइड पे फार्म हाउस पे रहते हैं वो और उनकी बीवी, और वो सब कुछ वहीं पे उगाते हैं। बिल्कुल। और उनकी बीवी जो है वो बी कीपिंग करती हैं, वो शहद की मक्खियों का शहद भी करती हैं, साथ साथ काम अपने वो साथ साथ कर रहे हैं। सो द पॉइंट इज व्यूअर्स, हर किस्म के लोग इस तरफ निकल पड़े हैं, तो हम भी इस तरफ निकलते हैं। ब्रेक की तरफ चलेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो किचन में हर दिल अजीज रेसिपी बन रही है, उसकी तरफ बढ़ेंगे, तो आप हमारे साथ रहिएगा। जी हाँ, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। जी, तो जल्दी आ गए सारे। जल्दी आ गए और यकदम बस हमने कहा जल्दी जल्दी खाना भी हमने आ तो अभी भांडे ही रखे थे, बिल्कुल भांडे लेकिन रखे- तैयारी आपकी पूरी थी। तैयारी पूरी थी। अब एक सेकंड में इस चम्मच के साथ हमने क्या बात की, फल और सब्जियों की। बिल्कुल। सब्जी 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 सब्जी, वो भी सब्जी, हाँ जी, एग्जैक्टली। सब्जी, ये भी उगने वाली चीज, ये भी हर्ब्स। मेरा पॉइंट ये है कि आधी से ज्यादा चीजें यहाँ पे ऐसी हैं जो आप घर पे भी उगा सकते हैं, एग्जैक्टली ऐसा ही। राइट? और उसका टेस्ट प्रोफाइल बहुत अच्छा होगा बाहर वाले से। बाहर वाले से बिल्कुल, क्योंकि याद रखें, देखिए जो भी चीज़ें बाहर हम मार्केट से खरीदते हैं, हाँ लोग कहते हैं ऑर्गेनिक, लोग कहते हैं नेचुरल, लेकिन केमिकल्स और कितने उनके ऊपर प्रिजर्वेटिव्स और चीज़ें डाली हैं हमें नहीं पता। ऐसा ही है, बिल्कुल। भाई सब्जी, अब एक सब्जी है जो आप घर में उगाते हैं वो 4 दिन बाद ही खराब हो जाती है, जी। और आप बाहर से सब्जी लेके आते हैं वो 2-2 हफ्ते चल रही है, कुछ तो उस पर डला हुआ है। बिल्कुल ऐसा कोई तो रीज़न है। तो आज की रेसिपी बड़ी ही मज़ेदार है। आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन लजानिया, और आप सबसे पहले यहाँ पे स्टार्ट कर लेंगी चिकन की प्रिपरेशन। आप ये वाला बटर इसमें डाल दें और सारा डाल दें और थोड़ा सा ऑयल डाल दें, हाँ जी, ताकि वो बर्न ना करे, बस। हाँ। जो है। और दूसरी साइड पे मैंने रखा हुआ है, उसमें आप वाइट सॉस के लिए ये बटर डाल लें और उसमें भी थोड़ा सा आप ऑयल डाल लें ताकि burn ना हो। बिल्कुल ठीक है, उसको भी अब हल्का सा। अच्छा जी, अब सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने, ये मैदा टोटल डालना है उसके अंदर या थोड़ा? नहीं थोड़ा डालिएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। 2-3 चिकन पाउडर है हमारे पास। जी जी, सब कुछ है। हाँ, वो मैंने थोड़ा सा, चिकन पाउडर भी है, वाइट पेपर भी क्योंकि है। व्हाइट सॉस में ना आप चिकन पाउडर डाल देते हैं ना तो उसका फ्लेवर जरा बेहतर हो जाता है, बिल्कुल, मुझे लगता है। अच्छा जी, अब सबसे पहले 2-2 चम्मच मुझे पकड़ा दिए इस औरत ने, और अपने मसरूफियत में हो गई हैं ये। अच्छा जी, आधा जो है हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और थोड़ा सा हम अपनी वाइट सॉस में ऐड कर देंगे। साथ में हम इसके अंदर थोड़ा सा गार्लिक पाउडर भी डाल लेंगे ताकि जो है अच्छा सा जो है फ्लेवर आ जाए। मीनवाइल जैसे ही ये गार्लिक हो रहा होगा तो उसके साथ ही मैं ये अनियंस जो है, अब यहाँ पे बेसिकली हम 2 चीज़ें रेडी करने लगे हैं। एक हम रेडी करने लगे हैं जो चिकन, जो लजानिया का जो चिकन हम प्रिपेयर करेंगे वो, और साथ में हम इसके अंदर ऐड करेंगे वाइट सॉस। तो इसके लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, मैं आपको रेसिपी बता देती हूँ। उसके लिए चिकन लजानिया के लिए आपको चिकन की फिलिंग के लिए चाहिए तेल 2 खाने के चम्मच, या आप बटर भी ऐड कर सकते हैं। प्याज 2 अदद, लहसुन 1 खाने का चम्मच, कीमा आधा किलो, टमाटर 2 अदद जाएंगे, केचप आधा कप, नमक 1 चाय का चम्मच, लाल मिर्च 1 चाय का चम्मच, काली मिर्च 1 चाय का चम्मच,
ऑरिगेनो 1 चाय का चम्मच, टमाटो पेस्ट 2 खाने के चम्मच, साथ में आप इसके अंदर जो पानी ऐड कर सकते हैं वो तकरीबन आधा कप के करीब यूज़ करेंगे, और शिमला मिर्च इसके अंदर जाएगी 1 कप के करीब। वाइट सॉस के लिए हम ऐड करेंगे मक्खन 2 खाने के चम्मच, मैदा 2 खाने के चम्मच, दूध तकरीबन 2 से ढाई कप के करीब जाएगा इसमें, नमक हस्बे जायका, और सफ़ेद मिर्च 1 चाय का चम्मच। असेंबलिंग के लिए सबसे पहले हम यूज़ करेंगे अपने जो भी आप डिश यूज़ करें उसमें वाइट सॉस जाएगी, उसके बाद लजानिया शीट की हम एक लेयर लगाएंगे, उसके ऊपर कीमा, फिर सॉस, इसी तरीके से ये सारी चीज़ों को हम रिपीट करते जाएंगे अनटिल अनलेस जब हमारी जो रेसिपी इनफैक्ट जो डिश है वो ऊपर तक फिल हो जाए। इतना मार्जिन आपने इसमें रखना है कि जब उसकी ब्रॉयलिंग हो तो वो जब चीज़ ऊपर आए थोड़ा सा तो वो आपकी डिश से बाहर ना निकल आए। तो ये बस छोटी सी चीज़ जो है आपने रेसिपी की जो है वो देखनी है ताकि आपकी एक अच्छी चीज़ का आउटकम निकल आए। अच्छा, यहाँ पे जो है हम अनियंस और गार्लिक को लाइटली ट्रांसलूसेंट करेंगे, मतलब कि लाइट पिंकिश साइड पे लेके जाएंगे। उसको ज़्यादा आपने कुक नहीं करना, ना ही आपने उसको गोल्डन ब्राउन करना है। हम जैसे ही थोड़ा सा ये सॉफ्ट हो जाएगा, थोड़ा वाइटिश और पिंकिश साइड पे आपका अनियन चला जाएगा, तो उसके बाद हम इसके अंदर ऐड कर देंगे चिकन का कीमा। अब यहाँ पे मीट की चॉइस आपकी अपनी पर्सनल है, आप चाहें तो इसके अंदर आप ऐड कर सकते हैं, बीफ भी ऐड कर सकते हैं, मटन भी कर सकते हैं, और सी फूड में आप प्रॉन्स या फिश का भी कीमा करके आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो लजानिया की बहुत सारी काइंड्स है, अभी हम मिन्स के साथ बना रहे हैं, लेकिन आगे मैं आपको किसी दिन क्रिस्पी चिकन के साथ भी लजानिया बनाना सिखाऊंगी, तो आप लजानिया में काफ़ी वेरिएशंस कर सकते हैं। और यहाँ पे जो है जुगन आपी वाइट सॉस की तरफ जा रही हैं। वाइट सॉस में सिंपल आपने बटर को मेल्ट कर लेना है। हम 50 ग्राम के करीब बटर यूज़ कर रहे हैं, और उसके अंदर हम 1 से 2 टेबलस्पून ऑयल के डालेंगे ताकि हमारा बटर जो है वो बर्न ना हो। साथ में हम इसके अंदर ऐड कर देंगे थोड़ा सा गार्लिक पाउडर, सॉल्ट जाएगा, वाइट पेपर डालेंगे, थोड़ी सी अगर आप ब्लैक पेपर डालना चाहें तो डालें, अदर देन आप स्किप कर दें। मिक्स हर्ब्स जाएंगे इसके अंदर, और तकरीबन 2 से ढाई कप के करीब इसमें दूध जाएगा। अब ये जो अब है आपको मैंने एक बात बतानी है व्यूअर्स, वाइट सॉस बनाने की ये एक ट्रिक है जो लोग अंडरस्टैंड नहीं करते हैं, जिसकी वजह से उनके वाइट सॉस में बहुत लंप्स आ जाते हैं। बिल्कुल। आपने वाइट सॉस को पहले सारा डाल दूँ इसमें तो डालते सारा बेशक। हाँ, पहले आपने वाइट सॉस को एक तरह से उसके बटर को और मैदे को भूनना है। बिल्कुल। हल्का सा उसके अंदर जब स्मेल आ जाएगी और वो लगेगा कि जैसे टोस्ट हो गया, उसके अंदर आप दूध डालना शुरू करेंगे, और जब आप दूध डालना शुरू करेंगे तो आप अपना चूल्हा कर देंगे बंद, बिल्कुल, ताकि लम्स ना बने। ताकि लम्प्स ना बने। अब आपका ये एक अच्छा सा लिक्विडी मिक्सचर बन गया। जैसे जैसे ये गर्म होगा, ये थिक होगा, आप उस हिसाब से अपनी ज़रूरत के मुताबिक थोड़ा सा एक्स्ट्रा बेशक और दूध डाल दीजिएगा, लेकिन अभी मैंने इतना ही डाला है। इसमें जो हमने नमक, काली मिर्च वगैरह डालनी है जी, वो आप देख लें, वाइट पेपर और वो। यहाँ पे मैं कीमे को थोड़ा सा भून लेती हूँ साथ साथ। अच्छा, अगेन इसको आपने कोई भूनना नहीं है, जो जिस तरह हमने बटर वगैरह डाला है तो उसमें प्याज डाला है, तो आप उसको पूरा ही जो है ना वो ब्राउन करके करें जिस तरह हम मसालों को भूनते हैं। बिल्कुल। इधर आपने सिर्फ प्याज को ट्रांसलूसेंट जैसे कि ट्रांसलूसेंट आपने हल्का सा उसको पिंकिश फॉर्म में रखना है, और इसमें चिकन पाउडर मैंने ऑलरेडी बिल्कुल डाल दिया है। किसी चीज़ को भी आपने एक्स्ट्रा पकाना नहीं है, ये एक रेसिपी है, ये बेसिकली इटालियन और कॉन्टिनेंटल रेसिपी का फ्यूजन है। तो आपने काइंडली किसी चीज़ को भी पाकिस्तानी खाने की तरह जो है वो बनाना नहीं स्टार्ट कर देना, वरना ना वो अजीब सा, जिस तरह बड़े लोग जो हैं घर में स्पगेटी बनाते हैं, उसका इतना ज्यादा टेस्ट आ रहा होता है कि जैसे आप आलू कीमे वाला कीमा बनाया हुआ। बिल्कुल ऐसा ही है। गरम मसाले डाल देते हैं। इतनी अच्छी स्पैगेटी बॉलोनीज, इतनी लेवल की रेसिपी है, इटालियन कुजीन है वो, कि आप उसको खाएं तो आप इतना एंजॉय करेंगे। लेकिन क्या करते हैं कि हमारा वही मसला है कि प्याज और लहसुन जहाँ पे डल रहा है तो उसका मतलब है कि आपने उसको बहुत ज़्यादा जो है वो फ्राई करना है, बहुत पकाना है, तो ये आपने बिल्कुल भी नहीं करना है इस रेसिपी के अंदर। अच्छा, यहाँ पे मैंने चिकन मिन्स लिया है, मगर मैंने उसको जो है 1 टाइम मशीन से निकाला है। ज़्यादा आपने इसको जो है वो बिल्कुल भी बारीक कीमा नहीं करना, इसमें हमें कीमे के जो है वो थोड़े से चंक्स चाहिए। चिकन में बनाएंगे और आप मुझे स्पून या कुछ देती, मैं टेस्ट करूं कि आपकी इसमें मसाला जात जो है वो ठीक है, नमक तो नहीं ज़्यादा या कुछ। अगर आपने डालना हो तो चिकन पाउडर और डाल लीजिएगा बेशक। नहीं, बिल्कुल आइडियल है। अभी इसमें और कुछ आपको एक्स्ट्रा नहीं डालने की ज़रूरत, बल्कि चिकन पाउडर तो उसका फ्लेवर काफ़ी स्ट्रॉन्ग आ रहा है। ठीक है। तो मेरे ख्याल से अगर हमने डालना भी है तो हल्का सा हम इसके अंदर, मैं थोड़ा सा इसके अंदर जो है ना नमक मसाला जात वाला डाल दिया हल्का सा यहाँ पे, ये लो। चले, कोई बात नहीं। अच्छा, स्प्रिंकल। चिकन के साथ अगर आप लजानिया बनाएंगे तो चिकन के साथ कुकिंग टाइम थोड़ा डिफरेंट होगा, और अगर इसके आप अंदर बीफ दूध के और साथ डालना है कि नहीं?
आप अभी रहने दें, अभी इसका बंद कर देते हैं, अगर हमें और ज़रूरत पड़ेगी तो फिर जब असेंबलिंग के टाइम देख लेंगे, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो उस वक्त डाल लेंगे। बट बेसिकली आपका व्हाइट सॉस तैयार कर दिया, थोड़ा सा मैं आइडियली इसमें दूध और डाल दूंगी ताकि उसका हाँ, टेम्परेचर for कम हो example, जाए। अगर आप इसको थोड़ा सा अगर और रिच करना चाहती हैं अपनी व्हाइट सॉस को, Cream। तो आप इसके अंदर क्रीम डाल सकते या हैं और इसमें cheese। चेडर चीज़ डाल सकते हैं। दोनों चीज़ का आपके पास ऑप्शन है। अच्छा, यहाँ पे कीमे में मैंने ऐड कर दिया है लाल मिर्च पाउडर है, साथ में कुटी हुई लाल मिर्चें हैं और काली मिर्चें। अच्छा, ये अब ये बोलने में लग रहा होगा कि मैं बहुत ज़्यादा स्पाइसेस ऐड कर रही हूँ, लेकिन मैंने ये जो स्पाइसेस है बहुत माइल्ड रखे हैं, तो आप अपने हिसाब से इसको अप एंड डाउन कर सकते हैं। साथ में इसमें मिक्स हर्ब जाएंगे, थोड़ा सा हम इसके अंदर ऐड करेंगे गार्लिक क्योंकि पाउडर। जब आप बहुत मिर्चें डाल देते हैं ना इसके कीमे के अंदर, तो होता यह है कि फिर बच्चे नहीं खाते। बिल्कुल ऐसे और जिनके लिए आप बना रहे हैं, अगर उन्होंने नहीं खाना तो फायदा क्या। एग्जैक्टली। और चीज़, अब एक ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अच्छी चीज़ का इस्तेमाल करें। अच्छा, लोग क्या करते हैं कि जो चीज़ सबसे सस्ती मिल रही होती है वो उठा के ले आते हैं, और ये सबसे गलत चीज़ हो जाती है। क्योंकि मेन फ्लेवर ही चीज़ का है। बिल्कुल। इस रेसिपी के अंदर हम दो चीज़ यूज़ करें, एक चेडर और मोज़रेला। अगर फॉर एग्जांपल आप दो चीज़ अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि जुगनापी चीज़ भी अपने आप में एक बड़ी एक्सपेंसिव चीज़ है, तो आप उसको उसकी जगह ऑल्टरनेटिव आप पिज़्ज़ा चीज़ भी यूज़ कर सकते हो। कि आपको बेसिकली एक स्ट्रिंग और एक गुइनेस चाहिए, तो वो आपको पिज़्ज़ा चीज़ से भी मिल जाएगी। अच्छा, ये चिकन मुझे लग रहा है डन है। बिल्कुल। हाँ। अच्छा, अब मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी ये जो हमने टमाटो सॉस बनाई हुई है, वो जाएगी इसके अंदर, और 2 से 3 टेबलस्पून हम इसके अंदर ऐड करेंगे सिर्फ केचप के। हाँ, ताकि वो थोड़ी सी मिठास आ जी जाए। बिल्कुल। और ये जाएगी इसके अंदर केचप। एक तो कलर भी अच्छा आ जाता है जी। और उसके साथ साथ आपको वो जो आपने चीनी डाल के स्वीटनेस ऐड हाँ करनी जी। है वो आपकी टमाटो केचप से। नॉर्मली इटालियन रेसिपी में टमाटो केचप नहीं डलता, लेकिन वो फिर क्या कराते हैं कि वो आपको चीनी भी डलवाते हैं और 2-4 और चीज़ें भी डलवाते हैं, तो वो सारी चीज़ें क्योंकि टमाटो केचप में होती हैं अवेलेबल। अब ये देखिए, अच्छा, सबसे बड़ी बात है ये जो वेजिटेबल्स ये ऐड कर रही हैं। और साथ में इसमें जाएंगे थोड़े से टमाटोज और ग्रीन चिलीज। ले, अब ये देखें ना, अब इसमें आपने वेज, अब इसी के अंदर आप मशरूम्स भी डाल सकते हाँ हैं। जी, कॉर्न्स भी डाल सकते हैं, कैरेट। कैरेट्स, आपको जो पर्सनली अच्छा लगता है आप वो इसके अंदर डाल सकते हैं और डालकर इसको एंजॉय कर सकते हैं। हम थोड़ी सी सोया सॉस डालेंगे इसके अंदर, ठीक है। बस। और इसको बेशक थोड़ा सा पानी डाल के इसको थोड़ी देर कुक कर ले, ताकि आपका चिकन जो है वो अच्छे से टेंडर हो जाए। अब बात आ जाती है, अवन को मैंने प्री हीट किया हुआ है 250 डिग्री के ऊपर, दोनों ग्रिल्स ऑन की हुई हैं, ऊपर वाली और नीचे वाली। आपने पहले उसको अच्छी तरह प्री हीट कर लेना और उसके बाद हम इसको बेक करेंगे तकरीबन 190 डिग्री के ऊपर। दोनों पहले आप बेशक नीचे वाली ग्रिल ऑन कर लें, जब थोड़ी ब्रॉयलिंग हो जाए उसके बाद फिर आप ऊपर वाली ग्रिल ऑन करें, ताकि ऊपर से अच्छी सी ब्रॉयलिंग हो जाए और आपकी चीज़ को अच्छा सा कलर आ जाए। सिंपल है, सबसे पहले आपने वाइट सॉस की लेयर लगानी है, उसके बाद आपने लजानिया शीट्स रखनी है और फिर आपने इसके ऊपर कीमा और वाइट सॉस डाल के आपने ये प्रोसीजर रिपीट करते रहना अनटिल अनलेस आपकी डिश जो है वो फुल हो जाए। लास्ट लेयर के ऊपर सबसे ऊपर आपकी सॉस वाइट सॉस होनी चाहिए और उसके ऊपर हम ऐड करेंगे चेडर और मोज़रेला का मिक्सचर, और साथ में मैंने थोड़ी सी वेजीज कट करके रखी हुई है ताकि गार्निश के तौर पे बहुत खूबसूरत लगती है। जब वो चीज़ के साथ मेल्ट हो जाती है तो बहुत अच्छा सा जो है एक कलर ब्रेक हो जाता है बड़ा अच्छा सा। तो अब ये ऑलमोस्ट रेसिपी हमारी तैयार है, बस अब हमने असेंबलिंग करनी है और उसके बाद अवन का काम है। तकरीबन इसको लगेंगे 20 मिनट्स, क्योंकि इसमें सब कुछ कुक है, लेकिन अच्छी तरीके से हमें अंदर से भी ब्रॉयलिंग चाहिए। और एक इसके अलावा इसके ऊपर ना जब आप इसको प्रॉपर तरीके से बेक करते हैं, पता है कुछ लोगों के पास अवन नहीं होता, चले आप माइक्रोवेव में कर लें या आप डबल बॉयलर देचकी का बना के कर लें, क्योंकि चीज़ मेल्ट ज़रूर होनी चाहिए। लेकिन वो जो ब्राउन लुक आती है ना ऊपर से कुक हुई हुई चीज़ की, उसका जायका कुछ और होता है। तो कोशिश तो अवन में ही इसको बनानी चाहिए। एक चीज़ जुगनापी मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूँगी कि जब आपने आपका लसानिया रेडी हो जाए तो प्लीज़ उसको 10 से 15 मिनट दें ताकि वो सेट हो जाए। अगर आप उसको राइट वे निकालेंगे तो जो आपको एक स्पेसिफिकली आपको एक पीस आपको रेस्टोरेंट में खाने को मिलता है, वो आपको इसीलिए मिलता है कि आपने लजानिया को थोड़ा सा रेस्ट दिया है। अगर आप लजानिया को रेस्ट नहीं देंगे, चीज़ को सेट नहीं होने देंगे, तो जब आप उसको कट करेंगे तो सारी चीज़ें जो है वो अलग-अलग हो जाएंगी। तो आपको उसको 10 मिनट्स या 15 मिनट्स का एक छोटा सा ब्रीदर देना चाहिए। यानी कि अगर आपने खाना सर्व करना है 10 बजे तो आप इसको अवन में 9:15 पे डाल दें, बिल्कुल, ताकि 9:45 तक आप अगर इसको बाहर निकालते हैं तो 15 मिनट बाद आपने, क्योंकि क्या करते हैं लोग निकालते ही टेबल पे रख देते हैं कि लोगों के खाने के लिए। अच्छा, लोग उसको डालना शुरू करते हैं, पूरी उसकी शेप खराब हो जाती है, वो गुतावा ही बन जाता है। बिल्कुल, वो फिर कहा जाता है कि ये लजानिया सही बना नहीं है। वो लजानिया तभी सही बनता है
जब आप उसको थोड़ा सा टाइम देते हैं उसको अपनी set shape होने को का। hold जी, करने अपनी के शेप लिए। को होल्ड करने के लिए। अच्छा, यहाँ पे हम कहाँ पे हैं? बस और 5 मिनट इसको कुक करेंगे और उसके बाद जो है हम बेशक अभी थोड़ी सी सैम्पलिंग कर लेते हैं। हाँ। अगर आप थोड़ी सी मुझे इस पे व्हाइट सॉस लगा दें। व्हाइट सॉस लगाने का नीचे रीज़न ये है कि आपकी जो है पास्ता बहुत ड्राई हाँ होती है। बिल्कुल, तो उससे क्या होता है कि एक तो वो नीचे चिपकता भी नहीं है, दूसरा ये है कि आपको अच्छा फ्लेवर भी मिल जाता है। ये ये देखिए, इसको नीचे हमने बेस पे ऐसे करके बिल्कुल वाइट सॉस, ये लो। हम व्यूअर्स को अपने दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से, ये एक आपके सामने एग्जांपल हम कर रहे हैं। देखिए, इवन द कीमा इज रेडी। हाँ जी। कीमा तैयार हो चुका है। अब आप पे है आपको कितना क्रंच चाहिए वेजिटेबल के अंदर। बिल्कुल। ये बिल्कुल सेट है क्योंकि हमने इसमें डाली सिर्फ शिमला मिर्च है। ये देखें, रेडी, नो प्रॉब्लम, यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग मोर नाउ, बिल्कुल। राइट? अब इसमें डालूं मैं कीमा। हाँ जी, बस मैं एक लेयर और लगा दूँ। बस अब आप डाल दें इस पे कीमा और फिर हम ग्रेजुअली इसी तरीके से चीज़ें ऐड करते जाएंगे। अब मैंने इस शीट्स पे लगाते कीमा रहेंगे। डालना है ना। अच्छा, अब यहाँ पे आपकी अपनी मर्जी है कि आपने कीमे को कितना सॉसी रखना है और कितना ड्राई रखना है। मैं बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करूँगी कि आप उसको बहुत ज़्यादा सॉसी रखें। अगर आप बहुत ज़्यादा सॉसी रखते हैं तब भी लजानिया अपनी शेप को होल्ड नहीं करता। मॉडरेट रखें और उसके बाद अच्छा हो जाएगा। अब आप इस पर वाइट सॉस डाल दें। फिर से वाइट सॉस डाल दूं? हाँ जी, बस इसी तरीके से हम लेयर्स को करते हम जाएंगे। इसलिए डाल रहे हैं बार बार वाइट सॉस क्योंकि व्यूअर्स एक और बात है, जहाँ हमने इसको ओवर सॉस ही नहीं करना, वहाँ पे हमने इसको ओवरली थिक भी नहीं करना कि उसका टेस्ट जो है वो अजीब सा होना शुरू हो Exactly जाए, ऐसा ही। क्योंकि वो फिर ना ऑलमोस्ट रबड़ी सा हो जाता हाँ है। जी। हम ब्रेक की तरफ जाएंगे अनम, आप अपना काम मुकम्मल करें। Done। हम ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमने जो गार्डनिंग, होम गार्डनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं, आपको कुछ गाइडेंस भी देंगे और कुछ सीखेंगे भी कि किस तरीके से हम ये चीज़ खुद भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अपनी डे टू डे लाइफ के अंदर। ऐसा ही है बिल्कुल। कहते हैं कोई चीज़ करने को तो फिर तरीका भी तो हम बताते हैं ना। ब्रेक के बाद वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। अब ब्रेक के बाद हमारे साथ एक बहुत ही ब्रिलियंट होम गार्डनर हैं। इनको देख के तो आप कहेंगे कि इतनी तैयार हैं, इतनी प्यारी लग रही, ये कहाँ मिट्टी में हाथ डालती होंगी। लेकिन बात यह है कि व्यूअर्स, मुझे जिस बात पे हंसी आती है वो ये आती है कि जब ख़वातीन को मैं कहती हूँ कि यार होम गार्डनिंग या खुद भी, तो कहती है यार मिट्टी में नेल्स खराब हो जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ये नहीं रियलाइज़ करते कि एक्चुअली ये एक मेंटली फिजिकली कितनी सूदिंग चीज़ है। फ़ायदा तो आपको होगा सो होगा, आपने लगाया, आपने उन चीज़ों को खा पी लिया। किचन गार्डनिंग का यही तो फ़ायदा होता है, तो आपने उन चीज़ों को यूटिलाइज़ किया। लेकिन जो आपको मेंटल पीस देता है, अब मैडम का बैकग्राउंड जिम्मेदारी का है ऑब्वियसली, बिकॉज शी इज़ मतलब एक एग्रीकल्चरल बैकग्राउंड से मैडम बिलोंग करती हैं, लेकिन उन्होंने उसके अंदर अपनी जगह बनाई। तो स्पेशली आज महविश बलोच हमारे प्रोग्राम पे आई हैं फ्रॉम सरगोदा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, क्या हाल है जुगन साहिबा, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा महविश जी, आपकी स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है माशाल्लाह, आपका बैकग्राउंड, आपका सारा कुछ। ये मतलब कुछ लोग होते हैं जो होम गार्डनिंग और गार्डनिंग की तरफ लिए भी आते हैं क्योंकि उनको फाइनेंशियल ज़रूरत होती है, लेकिन आपका ऐसा कोई मामला नहीं था। जी बिल्कुल ऐसी बात है। कहानी कहाँ से शुरू होती है? कहानी यहाँ से शुरू होती है कि जैसे इंसान पैदा होता है और उसकी पैदाइश होती है, तो बचपन से ही अपनी जो हमारी नानी दादियाँ हैं वो आपस में बहनें भी रह चुकी हैं, तो ये एक, और हमारा जो बचपन गुजरा है वो ज़िम्मेदारी में गुजरा है। ठीक है। तो वहाँ पर ज़िम्मेदारा सिस्टम एक अलग है। घर से बाहर सबसे पहले आपके पास अल्लाह ताला की कुदरत की तरफ से एक स्पेशलिटी होनी चाहिए कि आपके पास चीज़ उगाने के लिए अहाता, रकबा या ज़मीन होनी है, अवेलेबल होना ज़रूरी है। तो वो माशाल्लाह से घर बड़े बड़े थे, हवेलियाँ बड़ी बड़ी थी, तो वहाँ नानी दादियाँ और उसके बाद हमारी फुफ्फों और खालाएँ, फिर अपनी वालदा साहिबा को हमने देखा सब्जियाँ उगाते हुए, अचार डालते हुए और वहीं से उसको इस्तेफादा करते हुए। तो इस तरह ये शौक यूँ समझें नस्ल दर नस्ल हमारे दिलों में ही चल रहा है। लेकिन शौक को एक्चुअली फिजिकली करना एक मुख्तलिफ बात है। होम गार्डनिंग की देखिए, आपकी तो ऑलरेडी ज़मीन है, आपके पास ऑलरेडी ये चीज़ें थी, तो आप भी, आपका और लोग हैं आपके पास ये काम करने के लिए। ये तो नहीं है ना कि मैडम जो है वो खुद जाके, मैम जो है वो खुद जाके कर रही हैं। मैम तो खुद क्यों घुसी इसके अंदर? मैम खुद भी इसलिए घुसे कि जब तक कि आप कब खुद और कैसे? रोल मॉडल नहीं बनते तो आप किसी और से काम नहीं ले सकते। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि जैसे उस्ताद अगर खुद बात नहीं शुरू करेगा तो उससे शागिर्द क्या पूछेगा। मेरी जान, जिसको खुद सफाई नहीं करनी आती वो किसी को सफाई का किस तरह से बस खाएगा? यही इसी अक्सर तरह के खवातीन मामलात अपने हैं। घरों में जो बेगम साहब टाइप होती है ना, तो उनको आप जब वो समझा रही होती है कि सही तरीके से साफ करो ना, अब अगले को समझ नहीं आ रही कि साफ किस तरह करना है सही तरीके से, और आपको भी नहीं पता जो कह रहा है कि साफ करो कि कौन सी चीज यूज करनी है, किस तरीके से करना है, कि कौन सा मटेरियल यूज करना है। उसी तरह अगर आपको कुछ पौधों का सिर पैर नहीं पता तो आप इस तरफ कैसे आ सकते हैं?
जुगन साहबा, ये तरबियत में होता है इंसान की, क्योंकि अब देखते आ रहे थे। और ये यकीन करें कि मिट्टी के साथ जुड़ना और ख़ास तौर पे इस तरह के कुछ अवामिल को अपनी ज़िंदगी में करना, इसके लिए आपके पास स्पिरिचुअल पावर होना चाहिए। इंसान क्योंकि ज़मीन मिट्टी से ही बना है, तो वो मिट्टी से बहुत ज़्यादा कनेक्ट है। आप देखें कि ज़मीन पे काम किए बगैर या चले बगैर तो कोई काम होना नहीं मैम, है। बाहर के ममालिक में बच्चों को सैंड पिट बना के दी जाती जी, है, जिसमें बिल्कुल। बच्चे मिट्टी में खेलते हैं और उनको मिट्टी में ही खिलाना होता है। ताकि उनकी ग्रोथ हो। तो ये ग्रोथ के हवाले से बात करें। बाकी जहाँ तक मुझे गार्डनिंग का शौक़ है, वो अपने मदर को देखकर भी हुआ, फिर अपने एक ज़िम्मेदार सिस्टम को भी देखकर हुआ। और खुद कब शुरू किया? पहला पौधा कब जमीन में लगाया? पहला पौधा मैंने लगाया था 10th क्लास में, मैं सदके। और वो भी था मोतिये का पौधा। जबकि आप गार्डनिंग की बात करें, लेकिन पौधा मैंने मोतिये का लगाया था कि फूलदार क्यारी में लगेंगे। मुझे मोतिये का फूल बहुत पसंद मैंने है। भी सबसे पहला जो पौधा लगाया था वो मोतिये का लगाया था, कुछ मेरी नानों को बहुत पसंद था। मेरी नानों की डेथ हुई जब मैं 9 साल की थी, तो उनकी डेथ पे जिस दिन उनका 40वां था, तो मैंने घर के अंदर जाके ऐवी पता नहीं सूझी मुझे कि मैं नानों के लिए ना ट्री लगाऊंगी। उस वक्त ये नहीं पता था कि उसका पौधा होता है, पौधा होता है, हाँ जी, मैं दरख्त कहा आई होता है। वांट टू पुट मोतिया का ट्री। तो मामा ने कहा ट्री नहीं होता है, गमला मंगवा के दिया, फिर हमने वो खोद के लगाया, माली ने साथ सिखाया। जी जी। बट मैं सोचती हूँ कि उस वक्त इतना मज़ा आया था, पता नहीं क्यों ये चीज़ कंटिन्यू नहीं की मैंने। क्योंकि यही वाली बात ना, मिट्टी में हाथ नहीं डालो, मिट्टी गंदी होती है, गंदे हो जाओगे, गंदे हो जाओगे। नहीं नहीं, आप बल्कि और ज़्यादा नीट हो जाते हैं मिट्टी में काम करके। सफाई आ जाती है, नफासत आ जाती है। क्योंकि बागबानी एक ऐसा अंसर है जुगन साहिबा कि अगर आप उसको करना शुरू करें ना, तो आपकी ज़िंदगी में आपका कुदरत से रगबत और सब्र का एलिमेंट आ जाता है। तो मैडम शुरू कैसे करें? इस वक्त आपको बहुत सी खवातीन देख रही हैं तो जो होम मेकर्स हैं या जो वर्किंग लेडीज भी हैं, मेरी जैसी वर्किंग लेडी को भी आपकी ये एक सच्ची लगन और शौक का है और तवज्जो का सब्जेक्ट है। ये भी एक साइंस है। हाँ। अगर आप इसको करेंगे तो इससे ये है कि एक तो आपका फुर्सत के लम्हात जो हैं, आपको एजिंग इफेक्ट कम आएंगे। हर औरत जो भी इस टाइम कोई भी मामला नेचुरल बोटॉक्स है आपका। जी हाँ जी, उससे आप जो है ना अपने आप को फ्रेश फील करते हैं। अब ये गार्डनिंग भी हो सकता है। कुछ लोगों को खाना खाने का ही शौक होता है कि सब्जियां ही बनाकर खाएंगे। कुछ लोगों को उगाने का शौक है। मुझे उगाने का भी शौक है तो खाने का भी शौक है। ये सिर्फ बचत का मामला नहीं है कि सरसों का साग का सीजन है, अब साग भी अपने घर का लगा हुआ हो तो क्या मजा है, और मक्खन भी आपने घर पे निकाला हो तो। जी बिल्कुल, यही। और ये आपके वहाँ तो होता है, ये बहुत ज्यादा है हमारा सरगोदा में इस टाइम। अगर आप किसी के भी घर में जाएंगे तो अन्नी मची हुई है सरसों के साग और मकई की रोटी की और देसी साग मक्खन की और मक्खन की और देसी घी की और मकई की रोटी की। और ख़ास तौर पे आजकल बाजरा जो है वो साग में खुद भी ऐड होता है, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा स्पेशलिटी। अब यहाँ ना दिन देखा जाता है ना रात देखी जाती है। लोग नाश्ते में भी खा रहे हैं, रातों को भी खा रहे हैं, दोपहर में भी खा रहे हैं। और इसका सबसे ज़्यादा आपको फ़ायदा ये होगा कि ये आयरन, सबसे ज़्यादा आयरन के लिए। और आपके साथ साथ ये भी है कि अगर उसमें मिर्चें कम डाली जाएँ, कुछ लोग मिर्चों के लिए बहुत ज़्यादा उसको खाते हैं क्योंकि हर किसी का अपना एक टेस्ट डेवलप है, तो ये आपको सबसे ज़्यादा फाइबर करता है, आयरन की कमी को दूर करता है। तीसरा, एजिंग इफेक्ट भी कंट्रोल, क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा मिनरल्स और नमकियात हैं, क्योंकि पानी से सारा बिल्ट हुआ है वो। मैम आप तो पूरी की पूरी साइंटिस्ट उर्फ डॉक्टर हैं। मैंने आपको बताया था कि साइंसी सब्जेक्ट है, ज़मीन से जुड़ जाएं आप साइंस सीख जाएंगी मैम। लेकिन क्या आपने सीखा भी? क्योंकि कुछ आप सीखा जो है। बातें कर रही हैं वो तो रिसर्च बेस्ड है, तो ये बातें सिर्फ मिट्टी में हाथ डाल के तो नहीं हुई, आपने कुछ लिखत पढ़त भी करी होगी इसके जी ऊपर। मैंने इसके बारे में लिखा भी है। और क्योंकि आपको मैं बता रही हूँ क्योंकि आप लिखती भी हैं। हाँ जी, मैं लिखती भी हूँ। और उसके अलावा ये भी है जुगन साहिबा, क्योंकि हम ज़िम्मेदार हैं तो हमारे अपने बागात भी हैं जहाँ हम सब्जियाँ लगाते हैं, वहाँ फूलों से भी जुड़े हुए हैं, फलों से भी जुड़े हुए हैं। कुछ लोगों का ये कॉन्सेप्ट होता है कि जहाँ आप सब्जी लगाएं वहाँ फलदार और फूलदार पौधे ना लगाएं। ऐसा नहीं होता, हर तरह की चीज़ साथ साथ चल रही होती है। रोटेशन में लगानी चाहिए, रोटेशंस वरना में मिट्टी लगानी जो है चाहिए। वो क्योंकि ज़मीन को भी मुख्तलिफ तरह की आबियारी की ज़रूरत है, तो ही वो ज़रखेज़ होती है। जैसे अगर आपने एक जगह सिर्फ चावल लगाए हुए हैं और वहीं पे आप बार बार चावल लगाते जा रहे व्यूअर्स, वो मिट्टी बिल्कुल जीरो हो जाएगी, जीरो वो हो जाती है, जरखेज ही नहीं रहेगी, राइट? बिल्कुल ऐसी बात है। बंजर वहाँ हो जाएगी ज़मीन। आपको कुछ बंजर तो नहीं होगी, लेकिन उसकी अफादियत कम हो जाएगी। मतलब आप वहाँ जो कुछ और लगाना चाहेंगे तो वो उस तरह की प्रोडक्शन नहीं देगी जिस तरह की आप चाह रहे हैं। तो बाकी ज़मीन को हर तरह की खाद की भी ज़रूरत है। सबसे ज़्यादा इन सर्दियों में हमें इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि हमें इस तरह की सब्ज़ी लगानी चाहिए कि जो इसमें पानी कम से कम इस्तेमाल हो, क्योंकि ज़मीन ऑलरेडी नम रहती है, क्योंकि ऊपर से फोग भी पड़ रही है, वतर पड़ रहा है, नमी है, तो लोग पानी, वो समझते हैं कि शायद ज़मीन पानी पीती है, पानी ज़्यादा लगाने से भी डैमेज हो जाती है चीज़। तो मैडम अभी आपने सरगोदा में घर में क्या क्या लगाया हुआ है खुद, जो आपके देखिए वो जो
ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇदारी जा रही है वो मुख्तलिफ चीज़ है जी जी जो जिम्मे आपके है फिजिकली खुद मेरी बहन महविश के वो मुझे बताएं। मैंने अपने लिए आसानी के लिए जो चीज़ लगाई हुई है, क्योंकि मुझे हरा धनिया, हरा प्याज, पुदीना और हरी मिर्चें ये बहुत पसंद है, टमाटर पसंद है, क्योंकि ऑमलेट में ये चीज़ें बहुत जल्दी क्विकली डलती हैं और ये जल्दी ग्रो भी करती हैं, डेली की हमारी इस्तेमाल और की डेली चीज़ें। इस्तेमाल की चीज़ है। तो इसलिए और मुझे इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा शौक है, लहसुन का, प्याज का, और मेरे मतलब घर में जो लगी हुई है। और ये हम छोटी छोटी पनीरियाँ मतलब गिलास में भी आप इसमें डिप करके इनकी मतलब लोग फेंक देते हैं, पुदीने की डंडियों को फेंक देते हैं। अगर आप उनको निकाल के एक गिलास में लगाते जाएं तो उनमें से वाइट वाइट शाखें निकल आती हैं। उसके बाद आप दो दो उठा के और छुरी की नोक से ही ज़मीन में ऐसे लगाना शुरू कर दें तो आप यकीन करें कि ऐसा घना पुदीना उगाएगा कि आप सोच के हैरान हो गए कि क्या मैं भी पुदीना उगा सकती हूँ। तो मतलब इतना पुदीना हो जाता है। और पुदीने का सबसे ज़्यादा खूबसूरती ये है जुगन के, आप यकीन करें कि वो हर चीज़ में इस्तेमाल होता है, सलाद से लेके आपके कहवे तक में, आपके चबा के खाने में। अगर कोई ये आज मैं एजिंग के हवाले से बात करूँ ना कि किसी को गोरा होने का शौक है तो वो पुदीने का कहवा पीना शुरू कर दे, ऑटोमेटिकली वो इस मिनट से वाइट हो जाएगा। मैडम आपकी इफ़ यू डोंट माइंड माय आस्किंग, बच्चे हैं? जी मेरे बच्चे 3 बच्चे हैं माशाल्लाह, बड़े बड़े। अब इनके चेहरे को देखें, कहीं एक झुर्री आपको नजर आए तो मुझे बताएं व्यूअर्स। और ये वो खातून है जो डेंटिंग पेंटिंग वाले काम नहीं करवाती हैं, नहीं, नेचुरल इनके मुंह के ऊपर रौनक है। आप देखें कि माथे पे एक इनके निशान नहीं है, इवन मुस्कुराती इतना है लेकिन आंखों के साइड पे इनके क्रोज फीट नहीं है। मैं तब से इनके चेहरे को देख रही हूँ, ये वो रौनक वाला चेहरा है जिसकी हमारे माँ बाप बचपन में बात किया करते थे। नानिया दानिया कहती है मैं सदके जाऊँ मेरी शहजादी आ गई है, माशाल्लाह रौनक वाले। अब क्या हो रहा है, भूसे हुए लटके हुए मुंह, क्योंकि भाई सब्जियां नहीं कोई खाता। जी बच्चे तो बिल्कुल सब्जी खाना ही नहीं चाहते क्योंकि वो आजकल जंक फूड की उनको तरफ लगता है सब्जी है फ्रेंच फ्राइज, वो भी असल आलू से नहीं बने होते, पता नहीं क्या भूसा डाल के आजकल वो जी जी थैलों में डाल के बिल्कुल बेचते हैं। वो झूठे आलू हैं। झूठे आलू, मतलब झूठे आलू को वो सब्जी कहते हैं। जी आलू जो है ना, एक वो हमारे घर में जो सबसे ज़्यादा बचपन से जो मैंने चीज़ खाई और उसके बाद मुझे वो पसंद नहीं आई, लेकिन फिर भी मुझे वो पसंद है, और वो आलू ही है। क्योंकि आलू से आप मतद चीज़ें बना सकते हैं, उसमें सबसे ज़्यादा स्टार्च होता है कि अगर आप देखें, अगर आलू के पानी को अगर आप आलू को भिगो के या चिप्स फ्राइज बना के रख देना जुगन साहिबा, उसमें थोड़ा सा सॉल्ट डाल दें तो उसका जो पानी, अगर आप उसको वेस्ट ना करें, उस पानी से अगर आप कपास पर डिप करके चेहरे पे लगाए ना तो आपका चेहरा तब भी खिंच जाएगा। कि मतलब कि आपको किसी ऐसी क्रीम की ज़रूरत नहीं है कि आप उसके लिए स्पेशल जाएं और कहें कि भाई मेरी स्किन टाइट हो। उसका स्टार्च आपकी स्किन को भी साफ़ कर देगा। क्योंकि जलने पर भी आपने देखा होगा कि लोग आलू का पेस्ट लगाते हैं, जब वो जले हुए को कंप्लीट कर सकता है तो वो आम रूटीन में कैसे नहीं करेगा, उसमें स्टार्च होता है। अच्छा मैम मुझे ये बताइए कि अब इस सीज़न के पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्या रिकमेंडेशंस देंगी इस वक्त आपको, बल्कि सिर्फ ख़वातीन को नहीं, हम तो हर किसी को केटर करते हैं अपने प्रोग्राम में। अगर कोई भी इंसान, जैसे हमारे बुजुर्ग होते हैं 60-65 के बाद रिटायरमेंट हो जाती है, बड़े मर्द हजरात भी फिर गार्डनिंग की तरफ आ जाते हैं उस जी स्टेज बिल्कुल पे, तो आप गाइड करेंगे कि इस सीज़न की मुनासबत से क्या लगाना चाहिए? इस सीज़न के हवाले से मैम सब्जियों और में मैडम आजकल घर के अंदर, घर के अंदर ही बता रही किचन हूँ, के अंदर किचन के अंदर या आपके घर में कोई क्यारी है या बैग पे किचन के कोई आपका अहाता पड़ा हुआ है, फ्री पड़ा हुआ है, घर हो गए हैं, कहाँ से गार्डन और तो लॉन? आप बड़े बड़े गमले लगा सकते हैं, वाज ले सकते हैं, उसमें लगा सकते हैं। टमाटर बहुत जल्दी उग जाता है, और बेलों में आप यकीन करें क्यूकम्बर बहुत जल्दी उगता है। अगर आप लगाना चाहें तो कुछ लोगों को क्यूकम्बर नहीं पसंद होता, वरना आजकल ABC एक ड्रिंक बहुत ज़्यादा चल रहा है जिसमें एप्पल, बीटरूट बहुत जल्दी ग्रो करता है मैम, चुकंदर जिसे कहते हैं वो। उसके बाद कैरेट बहुत जल्दी ग्रो करती है, ये आप लगाएं। मूली कुछ लोगों इसलिए भी है उनके पराठे बनाकर खाना पसंद करते हैं। वैसे दोपहर के टाइम में मूली खानी चाहिए, क्योंकि ये मैं आज आपको अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। अगर किसी को मूली लड़ जाती है तो वो उसके ऊपर थोड़ा सा गुड़ खाए, ताकि उसको वो जो बदहजमी के एक डिकार से शुरू हो जाते हैं कुछ लोगों को हवा के, खाओ फिर मूली अंदर जाके लड़ाई करे, फिर हम उसको गुड़ खिला के लड़ाई रोकें। तो ये बड़ा मूली का भी मुंह मीठा करना पड़ता है पेट में। मुंह मीठा कीजिए, उसके बाद जो है आप बिल्कुल स्मूथ चलेंगे। उसके बाद आपको कोई, वरना कुछ लोगों को खा के तो बस कुछ ना पूछेंगे क्या क्या हो जाता है। वो फिर घर वाले हम औरतों को ही संभालना पड़ता है, वो मसला ऐसे ही वो मसाइल भी हमें ही संभालने पड़ते हैं। तो उसके हवाले से ये है कि ये चीज़ें जल्दी जल्दी ग्रूम करती हैं, लेकिन इनको पानी कम लगाएं, क्योंकि ऑलरेडी नमी ज़मीन में खड़ी रहती है फोग की वजह से, तरेल की वजह से। तरेल उसे कहते हैं जो ये मौसम जब ठंडा होता है तो ज़मीन को इतने जल्दी पानी वतर की ज़रूरत नहीं होती, वो खुद ही ग्रो करती है। जब खुश्क हो ज़मीन तो आप हल्का हल्का फुहार की शक्ल में अपने वो डोल से पानी डालें, ये नहीं कि पाइप लगा के आप क्यारियों में छोड़ दें। मैंने एक जगह पढ़ रही थी कि लोग वो कहते हैं ना, एक होता है कम प्यार से भी
पौधा मर जाता है और एक्स्ट्रा प्यार से भी मर जाता है। जी जी, एक्स्ट्रा केयर से जल्दी मरता है इंसान, वही ना, पौधा भी मर जाता है। पौधा बेचारा भी मर जाता है। आए बेचारा, चलो और फिर पानी दिन में 2-2 दफा पानी डाल रहे हैं, नहीं, उसके सड़ती आप- गर्म धूप वो में ये- रख दिया, वो भूसी गया थोड़ा पौधा। सा उसको आप गैप भी तो देना। जैसे बहुत ज़्यादा बात करने से जुगन साहिबा मुंह थक जाता है ना, ऐसे बहुत ज़्यादा पानी देने से भी अवामिल डेड हो जाते हैं। आप उसको थोड़ा सा उसके अपने साथ भी तो वक्त देना कि वो अपने साथ क्या मामला फहमी अख्तियार करता है। तो वो बागबान की यही एक खूबसूरत बात होती है कि वो अपने पौधों को काट छांट तराश करके फिर उनको छोड़ जाता है, फिर आके अगले दिन उनको देखता है कि उनके पास क्या है। सब्जियों की एक क्वालिटी ये है कि ये स्पिरिचुअल पावर रखती हैं। आप इनके साथ बातचीत करें, कुछ भी करें, ये ग्रूम करती हैं। तो वैसे भी इंसान जब कोई भी चीज़ लगाता है तो वो उसका मालिक तो होता ही है ना, तो मालिक का तो काम है कि उसको चेक अच्छा, करे। मैं हमेशा एक बात कहती हूँ कि देखें, जानवर हो या पौधे हों, वो अल्लाह मियाँ की जिम्मेदारी है। लेकिन जब आप अल्लाह मियाँ से वो जिम्मेदारी ले लेते हैं, जैसे मैं अपने घर के अंदर एक पौधा लगा देती हूँ, तो फिर ये बात याद रखनी है कि मैंने डायरेक्ट जिम्मेदारी अल्लाह मियाँ से उठाई है, उठाइए, तो बिल्कुल। उसको फिर पूरा भी तरीके से करना तरीके है। से करना है। बहुत से लोग पौधों को ना मैम डेकोरेशन के तौर पे घरों में लगाते हैं और वो मर जाते हैं, और फिर अपने मालिक को कहेंगे और जाके ले आओ, 200 का ही तो है, 150 का तो ही है। इसके बारे में मुझे बताएं, जो लोग पौधे लगा लगा के मारते जाते हैं और फिर सीखते भी नहीं है, कहते मर गया ना, खैर है, एक और ले आओ और 6 हफ्ते चल जाएगा। मैं आज आपको बताऊं इसके पीछे सबसे और गुनाह भी बताएं। एक शेर आपको सुनाऊंगी कि बागों के हर फूल को समझे है बागबान, उनकी ज़बान को समझता है, और वक्त गुजरने के साथ हर पत्ता पत्ता डाली डाली सेंचता है बागबान। मालिक जो होता है ना, उसका बड़ा इन्फ्लुएंस होता है अपने घर पर। अगर आप अपने पौधे को खुद नहीं चेक करें, आप उसके लिए 10 लोग भी इकट्ठे कर देना, वो परवरिश नहीं पा सकता कि जब तक कि उस आपकी आवाज़ या आपका चेहरा या आपकी मौजूदगी वो खुद महसूस नहीं कर रहा, वो मर जाएगा। वो बिल्कुल बच्चा है, जैसे एक माँ बाप के साथ बच्चों की अटैचमेंट है ना, पौधों की किसी भी चीज़ की, चाहे ये डेड वॉज भी है ना, अगर आपने इसे खुद खरीदा और आपने इसको खुद नहीं देखा और तो ये डैमेज हो जाएगा, ये खुद ही तरेड़ मार जाएगा, चाहे इसको जितनी दुनिया साफ करे। सर मैडम बताओ, मुझे डर, मुझे बुरा इसलिए महसूस होता है क्योंकि मैं एक तरफ चीख रही होती हूँ कि गाइस प्लीज़ पौधे लगाएं, शजरकारी की तरफ जाएं, बागवानी की तरफ जाएं, ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है। हम जब तक अपने आप और अपनी रूट्स की तरफ वापस नहीं जाएंगे, नेचर के पास वापस नहीं जाएंगे, नेचर हमें सजा देता रहेगा। देता है, बिल्कुल। सांस नहीं ले पा रहे, स्मॉग के इश्यूज, अब उनको रिजॉल्व करने के लिए कितने कितने इकदाम मैम ने किए, मरियम नवाज शरीफ साहिबा हमारी ने, गवर्नमेंट ने बहुत किए हैं माशाल्लाह से, और बहुत ज्यादा बट यार उनको क्यों करने पड़ रहे हैं? यही पैसे वो खर्च कर सकते थे हमारे तालीम और सेहत के ऊपर, लेकिन उनको करना पड़ रहा है क्योंकि ये बर्बादी हमने फेरी है, हमने फेरी है जी। बर्बादी आवाम फेरती है और फिर हम डाल देते हैं दूसरों के ऊपर के कॉर्पोरेट सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर, ये सेक्टर, पहले अपना सेक्टर तो देखे। मुझे दुख इस बात का होता है कि एक तरफ मैं कहती हूँ कि जी पौधे लगाएं, ये करें, उसी के साथ मुझे ये बात भी कहनी पड़ती है कि याद रखिएगा कि अगर मर गया तो आपको गुनाह मिलेगा, तो लोग फिर उस तरफ जाते ही नहीं है। लेकिन ये भी तो एहसास करना ना, जिस तरह लोग जानवर उठा के ले आते हैं खेलने के लिए, वो एक जिम्मेदारी है। जी जी बिल्कुल। आपका पेट भी आपको शो कर रहा होता है कि मालिक ने उसके ऊपर कितना टाइम दिया है, उसके साथ आपकी इन्वॉल्वमेंट कितनी है, आप उसके साथ उनसियत कितनी रखते हैं। जानवर रखना, पौधा रखना या कुछ भी एनीथिंग एल्स आसान काम नहीं है। इसके लिए आपको अपनी मेहनत और अपनी जो है सारा कुछ उस पर सर्विसेज देनी पड़ेंगी, नहीं तो अदरवाइज वो उदासी भी डेडनेस है। जुगन साहिबा, ज़रूरी नहीं है कि किसी चीज़ का मर जाना ही मर जाना होता है। उदास हो गई ना कोई चीज़ तो भी समझें कि वो मर गई है। और मैं आपको एक बात बताऊं, उदासी का एक बड़ा खूबसूरत हल है गार्डनिंग। हाँ जी, कितने मजे की बात है। ऐसी ही बात है। उनको आपकी ज़रूरत है, आपको उनकी ज़रूरत है, उन पौधों की जिनको आप जस्ट डेकोरेशन के तौर पे या खाने के तौर पे देख रहे हैं। देखें, ऐसे भी कल्चर्स हैं जहाँ पे खाना खाते हुए वो उस चीज़ का शुक्रिया अदा कर रहे होते हैं जिसको वो खा रहे होते हैं। बिल्कुल। और आप देखें, मजहबी तौर पे भी हम दुआ करके खाना शुरू करते हैं। हाँ जी, शुक्र, अल्लाह का शुक्र अदा करके बिस्मिल्लाह पढ़ के, कि आगाज़ में भी अल्लाह का ही नाम लिया जाता है कि उसने ये सारी नेमतों से नवाजा है। अपने आप को अगर रिकनेक्ट करना है, आपने जैसे कि कहा स्पिरिचुअली, इमोशनली, मेंटली, तो मैडम ये अगर मैं आपसे पूछूं कि देखें, आप तो एक ऐसे एरिया में रहती हैं और आपकी माशाल्लाह ज़मीन है, सारा कुछ है, लाहौर, इस्लामाबाद, कराची, क्वेटा, मुल्तान, ये जो ऐसी जगहें हैं जो ज़्यादा सिटी हैं, जो अर्बन है, उनमें क्या ये काम हो सकता है आसानी से? चीज़ें कितनी चाहिए होती हैं?
चीज़ें हमेशा मुख्तसर ही चाहिए होती हैं आपको। जब अगर आपने बीज लिया है और आपके पास छोटी सी भी जगह है, वही बता रहे हैं कि ये एक शौक की बात है, लगन और तवज्जो से ही मैम सारी चीज़ें आगे देखिए, चलती जैसे हैं, उसके गोल्फ अलावा अगर नहीं खेलनी है चलते तो हैं। आपको गोल्फ सेट चाहिए, बिल्कुल। आपको गोल्फ की किट चाहिए, गेयर चाहिए, तो क्या गार्डनिंग के लिए कोई बहुत लंबा चौड़ी चीजें चाहिए होती नहीं, हैं? बहुत ज़्यादा चीज़ें घर की हद तक घर की हद तक बता रही हूँ। हाँ। सिर्फ 4 चीज़ें चाहिए आपको। एक कैंची चाहिए, एक फावला चाहिए जिससे आप वो मिट्टी को आप गोडी खोदते करते हैं। गोडी करते हैं। इसके अलावा आपको अगर बहुत ज़्यादा, अगर थोड़ा सा एरिया ज़्यादा है तो एक कही चाहिए, अदरवाइज़ इसके अलावा एक पानी का डोल चाहिए जिससे आप पानी देते रहें। बाकी आप थोड़ा बहुत हाथ, क्योंकि हाथ ही ज़्यादा वर्क कर रहा होता है, या ख़वातीन की तो आदत है वो अपनी छुरी और कांटों से भी काफ़ी मदद ले रही होती हैं कि खोद के उनको चीज़ों को लगाने का उनका बंदोबस्त करी होती हैं। आजकल ये है कि अब फूलों के पौधों को रखने का रिवाज कम हो गया जब से डेंगू फीवर आना शुरू हुआ है, क्योंकि पानी को हम ऐसे खुला छोड़ नहीं सकते फ्लावर्स में ना या वाजेस में, क्योंकि वो एक मौसमी असरात भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए हैं इन पौधों पर भी, चाहे वो फूलदार हैं, सब्जियां हैं, फलदार हैं, इनमें मच्छर मक्खी बहुत पैदा हो जाता है। नहीं मैडम, मैंने आपकी एक दफ़ा आई थिंक मतलब आप ही की तरह की कुछ इस तरह के इंटेलिजेंट एंड पॉजिटिव पर्सनालिटीज़ की वीडियोस देखी, तो किसी ने कहा कि जी दरख्त जब आप घर के अंदर पौधे लगाते हैं ऑक्सीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप मनी प्लांट लगा लें, आप स्पाइडर प्लांट लगा लें, आप उसके अलावा मनी प्लांट हो गया, स्पाइडर प्लांट हो गया, और एक तेज गाम बेल भी है, हाँ। एक मशहूर बड़ी के, वो भी आप लगा लें, वो बड़ी तेजी से फैलती है। बिल्कुल। बट मैंने तो जब ये लगाए और पानी के अंदर ही घर के अंदर लगाए, तो मुझे तो डेंगू वाला मसला नहीं महसूस हुआ कोई। उसका यह होगा कि आपने उसका इकदाम करके रखा होगा ना मैम, उसको आपने चेक एंड बैलेंस किया होगा। लोग चेक नहीं करते, क्योंकि पानी की भी एक तरतीब है जिसे आपने बदलना है। क्योंकि देखिए ऑक्सीजन भी आपने मैंने ये घर के किया अंदर होगा। रखना है एट द सेम टाइम कि थोड़ी सी कोई मतलब देखिए घर के अंदर अगर आप कोई भी पौधा नहीं रखते हैं तो अजीब सी कोई भूसी सी एक फीलिंग आती जी है जी, घर में। आप परेशान हो जाते हैं उससे, आपको एक मतलब अंदर एक ग्रीफनेस फील होती है कि उदासी, गमगीनियत छाने लगती है, और हर खातून में चाहती है, हर इंसान में चाहती है। मैडम पाकिस्तान जैसे मुल्क में घर के अंदर कौन से पौधे लगाने चाहिए? मेरे ख्याल में तो ये फूलदार पौधों में मुझे तो मोतिया बहुत पसंद है, मुझे उसकी बेलें, फिर गुलाब की बेलें अब आ गई हैं, वो मैडम ये तो लगाएं। घर के बाहर है। नहीं मैम, घर के अंदर भी हैं। मेरा मतलब है जैसे कि यहाँ पे हम अंदर बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर आपने जो रखना है, यहाँ पर आप मनी प्लांट रखें। जिस तरीके से अभी आपने कहा कि एक वो स्नेक प्लांट आ गया, एक स्पाइडर भी आ गया, क्रोटन के एक टाइम होते थे, फ्लावर्स होते थे काफ़ी ज़्यादा, वो तेज़ी से फैलते थे, पत्ते वाइट और उनके येलो कलर के, तो वो आप रखें, वो बहुत अच्छे लगते हैं, वो आप रखें। और उनके ऊपर स्प्रे करें, उनके लीव्स पे भी स्प्रे करें। मतलब जैसे आपके पास स्प्रे बॉटल्स होती हैं, उसमें आप थोड़ा सा फिनाइल डाल लें। मैं आज आपको बताऊं, लोग नहीं ये बताएंगे आपको, थोड़ा सा फिनाइल डालें, बॉटल फुल भरें और उस पर स्प्रे करें, ताकि उनके ऊपर मच्छर मक्खी भी ना बैठें, और एक उन पर एक डस्ट सा जम जाता है, वो नहीं जमेगा। ये वो हैं जो आपने खाने नहीं है पौधे, जो खाने नहीं जो है। खाने हैं उन पे ना कर देना फिनाइल स्प्रे, पता चले मरे पड़े हो नहीं, सारे। उसके बाद मैम धुलती भी हैं सब्जियां, आई wash नो भी जान, होती हैं। लेकिन कुछ पता नहीं है ना, वो घर का होगा, हाँ, वो ये खा होता है लगा। कि कुछ लोग चलते चलते उनको मैंने ये नोटिस किया है कि हम जाते हैं, उनको पत्ता तोड़ के चूड़ मुड़ करके फेंकने की बड़ी आदत होती है। क्यों? अब ये उनसे बड़ी पूछे बुरी ना। आदत है भाई, मुझे बहुत इरिटेट करता है। घर में किसी के हम बच्चे ये- आए हुए हैं, अच्छा वो और किसी चीज को नहीं हाथ लगा रहे, पौधों की पत्तियां मत मार मसल रहे हैं। मसल के फेंक देते मैं हैं। कहती हूँ यार गमले तो मतलब घर के पौधे मतलब घर के ये वाज वूज तोड़ दो, वो बेचारी जानदार चीज को टॉर्चर। मैंने फिर बच्चों को अपने समझाया, हसन नूर, क्योंकि हम घर के अंदर पौधे रखते हैं। आपने तो ये समझाया। मेरे साथ एक बचपन का बड़ा किस्सा एक मशहूर है कि हमारी जो मेरी एक कज़न के बच्चे आ गए, तो वो एक पौधा था हमारे घर में, उसके बड़े बड़े ना ऐसे पत्ते थे पीपल की तरह के, लेकिन मुझे उसका नाम नहीं आता, लेकिन वो तेज़ी से बढ़ते थे। उन्होंने ना वो पत्ता तोड़ा, उसको हाथ से, उसके अंदर से एक जेल निकला जो उनके हाथ पे लग गया, और उसके बाद उनको जैसे वो धरप्पड़ से नहीं निकल आते, मैंने कहा अल्लाह तेन सबक देता है, चंगा हो। उसके बाद मैंने उस बच्चे को डराया कि दोबारा पत्ता ना तोड़ना, उसने दोबारा तोड़ के पैरों पे लगा लिया, फिर पैरों पे भी निकले पड़े थे। बच्चा कितना ढीठ था। वो ये देखे ना, तो फिर मैं अब उसको क्या कहती, फिर मैंने उसकी अम्मी को शिकायत इसलिए लगाई, तो जान उन्होंने, कहती हूँ हर जगह रिश्तेदारी नहीं जोड़ते तो ना। वही मैंने कहा कि, और उसके बाद मेरी कज़न मुझसे नाराज रही पूरा 1.5 महीना, और 1.5 महीना ही वो अपने बच्चे का इलाज कराती रही, क्योंकि उसके हाथों पे से वो खारिश नहीं जाती थी। अब तो ये सबक मिल गया ना, एक सबक तो मिल गया। और मैं यही बात हमेशा कहती हूँ कि व्यूअर्स, अल्टीमेटली बच्चों को गाइड करना भी हमारा तरीका है। मैं उसी तरह जब इस तरह से मेरे बच्चे जो है ना, इस तरह की, ऑब्वियसली हसन 9 साल का है, नूर 5 साल की है, जब उस तरह के पंगे करते हैं ना, मैं जाके कहती हूँ जानू, अगर अभी मैं आपको चूंटी कभी काटती नहीं हूँ, मैंने कहा अभी मैं आपको अगर हिट करती या चूंटी काटती आपको दर्द होती, तो मैंने कहा अच्छा, तो अगर दर्द होती तो वो भी तो लिविंग है,
जब आप उसका पत्ता उतार देते हैं, इट्स ऑलमोस्ट लाइक आपने उंगली उतार दी है, उंगली किसी उतार इंसान दी की। है, कुछ भी कर दिया उसके साथ। सो मैम, एंड में हमारे व्यूअर्स को पैगाम क्या देंगी? मैं जुगन साहबा आखिर में ये पैगाम दूंगी कि किसी भी चीज़ को आम ना समझें। कोई भी चीज़ या कोई भी लगन जो है वो आम नहीं होती। अगर आप उसके साथ मुस्तकिल मिजाजी से चलते हैं तो आप कामयाब हो जाते हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड से है, किसी भी काम से रिलेट करती है, चाहे वो आपकी गार्डनिंग है, आपका पेट का शो है या आपको फूलों का शौक है, तो आप जीत जाते हैं, विन कर जाते हैं। थैंक यू सो मच मैडम, Thank गॉड you. ब्लेस यू। अल्लाह आपको ज़िंदगी दे, सेहत दे, और ये जो आप एक अल्लाह वाले एक बड़ा पॉजिटिव काम कर रही हैं, लोगों को एक आप पॉजिटिव मैसेज भी दे रही हैं, और ना सिर्फ ज़बानी दे रही है, खुद भी कर रही हैं। बिल्कुल जैसे ऐसी कि बात। व्यूअर्स आपने विजुअली भी देखा कि मैडम बड़े एक एफर्ट कर रही हैं और सिर्फ बोल नहीं रही, अपनी पर्सनल लाइफ में भी इस चीज़ को इन्होंने इम्प्लीमेंट किया है। देखिए, प्रोफेशनली तो इनकी फैमिली में ये काम चल ही रहा है, लेकिन इन्होंने अपनी पर्सनल और मेंटल हज़ार चीज़ें कर सकती थी, कोई और चीज़ में अपना इंटरेस्ट ले सकती थी, लेकिन इनका इंटरेस्ट उसी तरफ था जो इनका एक फैमिली बिजनेस है, तो इन्होंने उसको इन्हांस किया। अब चाहे गुलाब की बेलें लगानी हो, मोतियों के फूल लगाने हो, या बाहर की मैं बात कर रही हूँ, आपने अंदर घर के लहसुन प्याज वगैरह की अरेंजमेंट करनी हो, ये सारा कुछ मैम खुद करती हैं, और उनको कोई ज़रूरत नहीं है, पैसों की मजबूरी पे नहीं कर रही, अपनी मेंटल हेल्थ, अपनी स्पिरिचुअल हेल्थ और अपनी फिजिकल हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रही हैं। और चेहरा देखे माशाल्लाह माशाल्लाह, मेरी बहन का अल्लाह ताला ने एक झुर्री नहीं दी, और आप सोचे कि खुद अपने मुंह से उन्होंने कहा है कि मेरे जवान बच्चे हैं, माशाल्लाह बड़े बच्चे हैं। अल्लाह आपको ज़िंदगी दे, सेहत दे। थैंक यू सो मच मैडम। थैंक यू जी। हम छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। मुस्कुरा तो ऐसे रही हूँ कि जैसे अभी हम किसी कॉमेडियन से बात करने वाले हैं, लेकिन एक्चुअली बड़ी सीरियस पर्सनैलिटी हैं और इनके साथ मजाक नहीं चलता, इसलिए क्योंकि बात ये करते हैं हमारे गिट्टे गोडों की, हमारे उन बॉडी के एरियाज़ की जिनमें अगर तकलीफ़ हो जाए तो लिटरली इंसान चलने फिरने से या अपने डेली काम करने से फारिग हो जाता है। मैं बात कर रही हूँ एक ऐसी पर्सनैलिटी की जो माशाल्लाह अगर बात करें उनकी एक्सपर्टीज़ की, तो भाई बड़े अरसे से कह रहे हैं 10 साल से ज़्यादा, अब तो मैं कहूँगी कि ऑलमोस्ट 15 साल का इनका एक्सपीरियंस हो गया अपनी फील्ड का माशाल्लाह। ये एक्सपर्ट हैं फिजियोथेरेपी में, वेस्टर्न मेडिकल एक्यूपंक्चर में, बॉडी एडजस्टमेंट में, ऑस्टियोपैथी में, और अगर बात करें पेन मैनेजमेंट स्पेशलिस्ट की तो कम से कम पंजाब में हमें इनसे बेहतर नहीं मिलता कोई। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर वसीम जावेद की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। असल में आप आते हैं तो मैं खुश बहुत हो जाती हूँ, क्योंकि हमारी आधे से ज़्यादा जो है जानने वालों के आप मसाइल हल कर जाते हैं, कभी किसी को कुछ होता है, क्योंकि बात ये कि जो आपकी फील्ड है डॉक्टर साहब वो हम सबसे कनेक्टेड है। किसी को सर्वाइकल का इशू हुआ है तो किसी की लोअर बैक में प्रॉब्लम हुई है, किसी का कंधा फ्रीज हुआ है तो किसी के गोडे में मसला हुआ है, तो किसी से पाँव नहीं रखा जा रहा क्योंकि पाँव के नीचे एड़ी में इतनी दर्द है, और ये सारी चीज़ें आपकी ही इन कामों से रिलेटेड हैं। तो सबसे पहले तो मुझे ये बताइए सर, मैं स्पेसिफिकली आज आपसे बात करूंगी स्पोर्ट्स इंजरीज़ की, तो पहले बताएं कि स्पोर्ट इंजरी आपकी फील्ड में किसको कहा जाता है, कहीं मैं गलत सवाल ना पूछ लूँ इसलिए। स्पोर्ट्स इंजरीज़ हमारी फील्ड में वो तमाम इंजरीज़ जिसमें फ्रैक्चर्स ना हों, जिसमें लिगामेंट टोटली टूट ना गए हों, यानी कि लिगामेंट अभी किसी हद तक कनेक्टेड हो, मसल फट के ब्लीड ना हो गया हो, स्किन फट के बहुत ज़्यादा खुल ना गई हो, अदर देन दैट तमाम इंजरीज़ हम डील करते हैं। स्पोर्ट्स इंजरी की जब हम बात करते हैं तो क्या वो सिर्फ एथलीट को ही होती है? जैसे अगर मैं फॉर एग्जांपल क्रिकेटर हूँ तो क्या स्पोर्ट्स इंजरी सिर्फ मुझे ही हो सकती है? जैसे मैं एथलीट तो नहीं हूँ ना, जुगन काजिम इज नॉट एन एथलीट, डॉक्टर साहब यू आर नॉट एन एथलीट, क्या हमें भी स्पोर्ट्स इंजरी हो सकती है? अगर मैं इंजरी की बात करूं, इंजरी तो किसी को भी हो सकती है ना, हाँ जी। लेकिन स्पेसिफिकली स्पोर्ट्स की जब हम बात करते हैं तो वो किसी तरह का भी प्ले हो सकता है। एज इफ वो पैडलिंग हो सकती है, आजकल बहुत ज़्यादा प्रमोट की जा रही है, पैडल खेल खेल के लोग बहुत जल्ले लोग हो गए खेल हैं। रहे हैं, स्विमिंग, क्रिकेट, रग्बी, फुटबॉल, इसी तरह इंडोर की कुछ स्पोर्ट्स हैं जैसे बैडमिंटन, टेबल टेनिस, इन तमाम स्पोर्ट्स में इंजरीज़ बहुत कॉमन हैं, जैसे नी इंजरीज, शोल्डर, रिस्ट, फुट, स्प्रेन स्ट्रेन बहुत कॉमन है, लिगामेंट एंकल के अक्सर जो है वो लोगों के स्प्रेन हो जाते हैं जिसकी वजह से स्वेलिंग हो जाती है फुट के ऊपर। लेकिन डॉक्टर साहब सबसे ज़्यादा आपके सामने कौन सी स्पोर्ट की इंजरी आती है और क्यों? इसलिए ये बात इंपॉर्टेंट है कि जहाँ पे एहतियात कर सकते हैं वो तो करें ना। आपका और मेरा हमेशा से डॉक्टर साहब एक ही गोल रहा है, प्रिवेंशन, और अगर प्रिवेंशन नहीं हो पाई तो अर्ली डिटेक्शन, क्योंकि जब
मरने वाला बंदा होता है तो अब डॉक्टर मुस्कुराने की जरूरत नहीं है। मेरा भी यही हाल है कि मरने वाली होती हूँ तो अभी डॉक्टर पे जाए। हंस इसलिए रहे हैं क्योंकि इनके पास भी मेरी एक रिपोर्ट गई है, तो ये मेरी शक्ल तब से देख के मुस्कुराई जा रहे हैं कि पुत्र तुझे मैं बाद में सेट करूंगा। भाई हैं, कर सकते हैं, डांट भी सकते हैं, लेकिन बात यह कि व्यूअर्स वो ना करें जो मैं करती हूँ, कि बिल्कुल जब लगता है कि अब अल्लाह माफ़ी दे, बस अल्लाह मियाँ को कहना है कि प्लीज़ मुझे उठा लें, इतनी तकलीफ़ है, उस स्टेज से पहले ही हो जाए मामला तो बेहतर है। ऐसे ही है। तो कौन सी ऐसी स्पोर्ट्स और ऐसी चीज़ें हैं जो स्पोर्ट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके सामने हमारे पाकिस्तान में ज़्यादा आती हैं और उनको अवॉइड कैसे करें? हमारे पाकिस्तान में सबसे कॉमन इंजरी जो है वो नी के लिगामेंट्स हैं, जिसमें एक लिगामेंट होता है, अक्सर लोग सुनते होंगे ACL टूट गया या ACL रप्चर हो गया, पार्शल टीयर आ गया, ये बहुत कॉमन है। और दूसरा एंकल मैं कहूँगा, ये दो मेजर इंजरीज़ हैं। अदर देन दैट बैक पेन कॉमन है स्पोर्ट्स पर्सनस में, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम उन्हें झुकना पड़ता है, उठना पड़ता है, भागना पड़ता है, तो उसमें बैक पेन शुरू हो जाती है। सो ये तीन रीजन्स दे आर रियली कॉमन, बट स्पेसिफिकली नी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर जिसमें इंजरीज हो जाती हैं। मैं आपको बात तो, मेरा बेटा हमजा छोटा था, बाहर क्रिकेट खेल रहा था, थोड़ा हेवियर साइड पे था, गुपलू था, 5 साल का, नहीं 5 साल का था, 5-6 साल, आई थिंक ही वाज 6 years old। तो खेल रहा था तो भागता वो जा रहा था तो धड़म करके गिरा अपनी नी के ऊपर। क्रिकेट खेल रहा था, गिरा है नी पे, तो वो लिटरली कट गई यहाँ से लेके, बिल्कुल उसकी हड्डी नजर आ रही थी। खैर अल्लाह का शुक्र है, उस वक्त उसी मौके पे डॉक्टर को फ़ोन किया, कहा कि ये हुआ है, जोड़ा, उसको ले गए नेशनल हॉस्पिटल में, उसका जनरल एनेस्थीसिया में बेहोश करके उसका गोडा सीना पड़ा। उस दिन एहसास हुआ कि यार सिंपल सी चीज़ भी करते हुए आप बहुत बड़ी चोट भी लगा सकते हैं। ऐसे ही। अच्छा, इंजरीज सबसे पहले होती क्यों है? ये बहुत अहम क्वेश्चन है ना। सबसे बड़ी रीज़न है कि हम प्रिवेंशन अच्छी नहीं करते, जैसे वार्म अप कूल डाउन अच्छा नहीं करते। देखिए, अब कुछ बच्चे हैं जो 20 साल से स्पोर्ट्स खेल के जवान हो गए, अल्हम्दुलिल्लाह कभी इंजरी नहीं हुई। एक बंदा है वो बहुत अच्छा है फुटबॉल के अंदर, हर 2 महीने के बाद कभी उसका कुछ टूट जाता है, कभी कुछ टूट। अब दोनों स्पोर्ट्स है, दोनों स्पोर्ट्स पीपल है, स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज हैं। व्हाई? द रीज़न इज़ के हमारे जो प्लेयर्स जितने भी होते हैं, चाहे वो नेशनल हों, डोमेस्टिक लेवल पे कर रहे हों या इंटरनेशनल हों, उनमें ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वार्म अप कूल डाउन अच्छा नहीं करना, डाइटरी इनटेक सही ना करना, बहुत ज़्यादा फ़ैट की तरफ चले जाना या मल्टी वाइटामिन्स की तरफ जाना, न्यूट्रिएंट्स मिस कर देना, वाटर इनटेक बिल्कुल ख़राब होना। स्पोर्ट्स से पहले, गेम से पहले नॉर्मली मैचेस होते हैं या ट्रेनिंग सेशंस होते हैं, तो इस केस में 2 आवर्स पहले वाटर इनटेक बहुत अच्छा करना होता है। अराउंड 1.5 लीटर वाटर इनटेक करना चाहिए एक स्पोर्ट्समैन को, क्योंकि हमारा जो वेदर है स्पेसिफिकली पंजाब या सिंध का, वो थोड़ा सा कभी ह्यूमिडिटी में चला जाता है, कभी ड्राई हो जाता है, तो उस केस में वाटर का इनटेक अच्छा रखना, बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। और हम अक्सर रिकमेंड करते हैं कि मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम, ये चीज़ें जो है ना, इसकी भी इनटेक की जाए, और उसके लिए हम अक्सर ORS रिकमेंड कर देते हैं, या कई दफ़ा ऐसे ड्रिंक्स आते हैं जिसमें कार्ब 6 to 8% होते हैं, या सोडियम का स्पेसिफिक लेवल होता है, वो हम देते हैं प्लेयर्स को जब लॉन्ग टर्म प्ले होता है। एक ऐसी स्पोर्ट है जहाँ प्लेयर ने 1 घंटे से ज़्यादा खेलना है, अब उसकी कैपेसिटी 1 घंटे से कम की है लेकिन वो ज़्यादा खेल रहा है, एट दैट टाइम हमें फिर ऐसे लिक्विड्स देने पड़ते हैं, ऐसे लिक्विड्स के साथ न्यूट्रिएंट्स ऐड करने पड़ते हैं जिससे उसकी बॉडी इंजरी में जाए ही ना, बॉडी में कमी ना हो। लेकिन भैया एक चीज़ जो मैंने बड़ी नोट करनी शुरू की है, हर बंदा आते जाते हुए, और कोई नाम नहीं है जहन में क्योंकि वो सॉल्ट का ही उसका नाम है, तो ORS हर बंदा पीना शुरू हो गया। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? पहले ये ऐसा नहीं होता था, आपकी एज अ प्रोफेशनल क्या राय है इसके बारे में? पहले मुझे याद है कि पिछले रमज़ान की कराची में रमज़ान ट्रांसमिशन होस्ट कर रही थी, तो इफ्तार के वक्त मैंने नोट किया कि ORS के पैकेट डाल रहे हैं पानी के अंदर और मिक्स कर रहे हैं, और सब जो है वो पी रहे हैं। तो मैंने कहा ये तो मेडिसिन है, आप लोग ने पीना है तो कोई मतलब कोई फ्रेश जूस, कोई ऐसी चीज़ की तरफ, कोई मिल्क शेक की तरफ जाएं, ये आप क्यों? इसके बारे में बताएं। और ये बहुत कॉमन हो गया है, ऐसा कि हर बंदे को ये दे रहे होते हैं, तो इसमें तो बड़ी नमकियात और चीज़ें होती हैं, तो इससे कोई नुकसान तो नहीं होता? वो तमाम लोग जिनको शुगर या ब्लड प्रेशर है उनको ख्याल रखना है इसका, या तो वो शुगर फ्री लें, अगर ब्लड प्रेशर नहीं है, डायबिटिक है कोई, किसी को जैसे हम शुगर कहते हैं तो डायबिटीज़ है तो वो शुगर फ्री ले। अगर किसी को हाइपरटेंशन है यानी कि ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है, उनको नहीं लेना। क्या डॉक्टर साहब नॉर्मली आप
डेली ले सकते हैं इस चीज़ को? नॉर्मली जो है, अगर हम स्पोर्ट्समैन की बात करें स्पेसिफिकली, जिसकी हम बात कर रहे हैं, उनको लेना चाहिए, बिकॉज पसीना जब आ रहा होता है तो पसीने के दौरान न्यूट्रिएंट्स, ये जो जितने भी केमिकल्स हैं जिसमें सोडियम है, पोटेशियम है, ये बॉडी से रिलीज़ हो रहा होता है, ये ओवर यूटिलाइज हो रहा होता है बिकॉज ऑफ कंबशन इन द सेल्स, वो चल रहा होता है, तो उस वक्त ले लेना चाहिए। अब बात आती है नॉर्मल अब बंदे आप की। सारा दिन घर पे बैठे हुए हैं, आपको कमजोरी हो रही है, आपने एवं ही उसको पी लिया शरबत की तरह कि यार मुझ में ताकत आ जाएगी, मैं उस चीज़ के बारे में परेशान होती हूँ। अच्छा नहीं, ताकत कभी भी नहीं आती इससे, ये सोच के ORS से ताकत आ जाएगी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, ये ऐसे ही है जैसे किसी बंदे को हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा है, वो हाइपोग्लाइसीमिया को कंपनसेट करने के लिए ORS ले ले के मीठे का इंटेक ज़रा सा ऐड हो गया, तो यस इट इज़ पॉसिबल, बट अदर देन दैट नॉट डायरेक्टली लिंक विद दैट। बिल्कुल सही। अच्छा, अब ये बताइए कि पॉस्चर कितना इम्पोर्टेंट होता है एक स्पोर्ट्समैन के लिए, स्पोर्ट्स पर्सनालिटी के लिए? ये तो हमने हमेशा बात की है कि पॉस्चर हर इंसान के लिए इम्पोर्टेंट है। आपने उस, मुझे पता है मैं ऑलमोस्ट हर बार ये बात करती हूँ, लेकिन वो मेरे लिए हैरान कौन बात थी कि एक बच्चा जिसकी कमर बिल्कुल ऐसे गोल हो चुकी थी और उसकी रीढ़ की हड्डी ऐसे हो गई थी, आपने उसकी रीढ़ की हड्डी भी सीधी की विदाउट एनी सर्जरी, विदाउट एनीथिंग, और आपने उस लड़के की बैक भी सीधी कर दी, और बर्बादी कहाँ से हुई? उस बच्चे की बुरे पॉस्चर को कंटिन्यू, राइट? ये वही स्टोरी है ना? तो स्पोर्ट्स पर्सन के लिए पॉस्चर कितना इंपॉर्टेंट है, और पॉस्चर समझा भी दें कि क्या चीज़ होती है। बहुत इंपॉर्टेंट है स्पोर्ट्स पर्सन के लिए पॉस्चर। नॉर्मली जितने भी स्पोर्ट्स पर्सनल हमने देखे हैं पाकिस्तान में, वो ख्याल रखते हैं कि वो अपनी स्ट्रेंथ मसल बिल्डिंग के ऊपर काम करें अच्छा, तो उनका पॉस्चर अच्छा होता है। लेकिन जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम आता है उनमें वो ये आता है कि बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करने की वजह से या तो वो अपनी बैक बहुत ज़्यादा स्ट्रेट कर लेते हैं, जिसे हम कहते हैं मिलिट्री पॉस्चर बन गया है एक्सरसाइज कर करके, तो कर्व जो है वो मिस कर जाते हैं अपना, ये जो मिड बैक का कर्व होता है। तो एक्सरसाइज का भी बैलेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अच्छी एक्सरसाइज की जाए, बैलेंस एक्सरसाइज की जाए और अंडर स्पेसिफिक गाइडेंस एंड ट्रेनिंग की जाए। अच्छा, जहाँ तक बात की है, अदर देन दैट मैंने एथलीट्स जो बहुत ज़्यादा कॉमन देखे हैं वो 40-45 ईयर्स तक अपनी एथलेटिक परफॉर्मेंस को मेंटेन रखते हैं। उसके बाद गोल्फ में नॉर्मली लोग चले जाते हैं, स्विमिंग करते रहते हैं उसके बाद एजेस के जो लोग हैं, लेकिन बिफोर दैट लोगों का पोस्चर अच्छा रहता है अगर वो प्रॉपरली एक्सरसाइज करें। जो बैड पोस्चर्स हैं उसमें यही है कि या हिप का पीछे शिफ्ट हो जाना, ये बैक का पिछला हिस्सा है इस एरिया का, इस एरिया में कमर बिल्कुल स्ट्रेट हो जाना और वो मिलिट्री पोस्चर में चले जाना, उसको करेक्ट करना ज़रूरी होता है, बिकॉज एट दिस टाइम इतने सीधे पोस्चर से गर्दन और कमर के पोस्चर पे इम्पैक्ट आना शुरू हो जाता है। बिल्कुल सही। तो डॉक्टर साहब, जनरली तो आई गेस ये इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि जैसे मैं कुछ दिन पहले ही हम मिले उन बच्चों से जो पहलवान हैं, मतलब पहलवानी की तरफ भी जाते हैं और रेसलिंग भी करते हैं। तो अब उनसे जब मैं बात करी थी तो मुझे वो एक बच्चा बता रहा था कि मेरी राइट साइड पे भी डिस्क बल्ज हो गया है, तो लेफ्ट साइड पे भी डिस्क। तो मैं कहा बेटे स्पोर्ट्स खेलते हो, इतनी तुम लोग की इंजरीज हो जाती हैं, तो फिर इन लोगों का आगे जाके फिर क्या होगा? अगर अभी से 25-30 साल की उम्र पे हड्डियाँ हिल गई हैं तो 20 साल बाद तो ये लोग चलने जोगे नहीं होंगे। इस पे आप क्या कहेंगे? मैं इसमें ये कहूँगा, ऐसे तमाम एथलीट जो इंजरीज फेस करते हैं उनको पहले ये देखना है कि क्या उनकी फर्दर इंजरी उनकी लाइफ को हैम्पर तो नहीं करेगी, उनकी लाइफ को नुकसान तो नहीं होने वाला। और जब भी आप स्पोर्ट्स ट्रेनिंग कर रहे हैं आपको हमेशा प्रोग्रेसिव ट्रेनिंग करनी है, यानी कि आपको अपनी बॉडी को बिल्डअप करना है। अगर आपका स्टेमिना इंप्रूव हो जाता है किसी भी स्पोर्ट्स में तो इंजरीज़ नहीं होती। इंजरीज़ हमेशा तब होती हैं जब आपके टिश्यूज़ अकड़े हुए हों, आपने प्रोग्रेसिव ट्रेनिंग नहीं की, प्रॉपर एक्सरसाइज प्लान नहीं रन किया, आप टाइम ही नहीं लगाते स्पोर्ट्स को, आप हफ्ते में एक दिन खेलते हैं और कंसिडर करते हैं अपने आप को आप स्पोर्ट्समैन हैं। या तो आप लो पेस ट्रेनिंग करें, लो पेस एक्सरसाइजेस करें, सारा दिन तो समझ आती है, अगर ना करें तो फिर इंजरी होती है। और अक्सर लोगों को स्पोर्ट्स इंजरी, अब मैं इसमें जिम को भी इसलिए इंक्लूड करूंगी क्योंकि बड़े लोग जो हैं 2-2, 3-3 महीने कोई एक्सरसाइज नहीं की, एक दिन जोश चढ़ा के भाई आज मैंने एक्सरसाइज करनी है, तो पागलों की तरह जाके एक्सरसाइज कर दी, फिर 3 महीने के लिए बिस्तरे में आ गए। हमारे पास अक्सर पेशेंट्स क्लिनिक बिल्डअप नहीं करते लोग, या हमारे पास अक्सर पेशेंट्स आते हैं ना, तो 1 महीना पहले क्रिकेट खेली थी, कल मैंने 3 घंटे 3 आवर्स के लिए खेल ली। अब पैडल खेल रहे हैं, नॉर्मली 1 आवर खेलते हैं, आगे फ्रेंड्स आए 3 आवर्स के लिए खेल लिए, तो फिर तो इंजरी होगी, ऑब्वियस है, क्योंकि आपने अपनी कैपेसिटी क्रॉस की है। तो अपने आप को पहले उतना ट्रेन करना ज़रूरी है। और रिकमेंडेड गाइडलाइंस में हमेशा जो एक एथलीट होता है उसको बबल में रखा जाता है स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए बिफोर द मैच,
ताकि वो उतना ट्रेन हो, उतना वेल डेवलप्ड हो कि उस टाइम गेम खेल सके और इंजरी ना हो एट दैट टाइम उसको। बिल्कुल सही। यहाँ पे ब्रेक की तरफ चलते हैं। आज हमारे साथ एक पेशेंट भी हैं, अरसलान आई थिंक हिज नेम इज। उन्होंने हमें आज ज्वाइन किया है। उनका क्या इशू है, उनकी ज़बानी भी उनसे सुनेंगे और फिर उनकी ट्रीटमेंट की भी बात करेंगे। घर पे आप क्या कर सकते हैं और अगर आप क्लिनिक में जाते हैं तो डॉक्टर क्या क्या चीज़ें आपको कराएगा। व्यूअर्स अगेन, अभी डॉक्टर वसीम आपको ऑन एयर दिखाएंगे, इसलिए क्योंकि हम चाहते हैं कि आप अंडरस्टैंड करें कि ये इतना कोई औखा मुश्किल तकलीफ से अमल नहीं होता। लोगों ने पता नहीं क्यों फिजियोथेरेपी को एक हवा बना दिया जिससे लोग फिर घबरा, मैं नहीं जाना फिजियोथेरेपी पे, डॉक्टर से जाके स्टेरॉइड खा लेंगे, दवाइयाँ खा लेंगे, मैदे उड़ा देंगे, लेकिन उसकी तरफ नहीं जाएंगे जो आपको एक्चुअली ईजी करता है। दिखाने का रीज़न ये होता है, अगर कोई भी चीज़ आपने घर पे करनी है तो प्लीज़ जो डॉक्टर ने इंस्ट्रक्शन दिया उसको फॉलो करें और अपने मुआलिज से एक बार रुजू करके पूछ लें। हर जो एक्सरसाइज है वो हर बंदे के लिए नहीं होती, सो प्लीज़ बी केयरफुल। ब्रेक के बाद वापस आएंगे और फिर किचन में भी नज़र डालेंगे। आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। जगह चेंज हो गई है, वो भी अभी एक्सप्लेन करूंगी। वैसे एक बात कहते हैं, कुर्सी नहीं छोड़नी चाहिए, कुर्सी छोड़ो तो अगला आके बैठ जाता है। यही हुआ डॉक्टर वसीम के साथ, लेकिन उनकी तरफ हम अभी आएंगे। किचन में नज़र डालते हैं। जी शेफ अनम। जी जुगन आपी, हमारा चिकन लजानिया जो है वो रेडी हो गया। मैंने उसको ओवन से बाहर निकाल दिया। अभी भी ये इतना गर्म है, आपने इसको हार्डली 10 मिनट देने हैं ताकि ये सेट हो जाए और उसके बाद आप बेशक इसको राइट अवे जो है वो सर्व कर दें। साथ में आप इसकी गार्लिक ब्रेड भी सर्व कर सकते हैं ऑन साइड, इसको केचप के साथ एंजॉय करें। थैंक यू सो मच। यू वेलकम। ऑसम। अभी अनम भी बाय द वे हमारे साथ शेयर कर रही थी कि इनकी गर्दन का इशू हुआ था और फिर इनको 2 हफ्ते लगातार करानी पड़ी थी फिजियोथेरेपी। आपने कराई तो आपका बचा हो गया, ऐसा ही है। वरना आपका नेक का इशू जो है, डॉक्टर वसीम कितना लंबा जाना था, महीनों, और कभी कभी वो फिर एक परमानेंट प्रॉब्लम बन जाती है। बिल्कुल ऐसा ही है। मसला मौके पे ही हल कर लें तो वो बेस्ट होता है। ये बेस्ट, बिल्कुल ऐसा ही। अब हमारे साथ हैं अरसलान। अस्सलाम वालेकुम अरसलान। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो बेटे? अल्लाह का शुक्र आपसे। बेटा आपको स्पोर्ट्स इंजरी हुई, जी जी, बताओगे कि एग्जैक्टली क्या हुआ? एग्जैक्टली ये हुआ था कि मैं रात को सोया ठीक से नहीं था। सुबह उठ के दोस्तों के साथ फुटबॉल खेलने चला गया, ठीक है। उसके बाद वहाँ पे ऐसे हो गया, मैंने हार्डली आधा घंटा फुटबॉल हम खेलते रहे हैं, ठीक है। आपने वार्म अप किया था? नहीं, स्टार्ट में नहीं किया। तो बेटा स्टार्ट में ही तो करना होता, बाद में कौन सा वो बाद में तो cool वही वो down भूल होता गए थे, दोस्तों के साथ चले गए थे ना, तो है। एज क्या है? 25। 25। बेटा ये 16 साल का बच्चा कह रहा होता ना तो मुझे समझ आती। आप लगते 16 साल के हैं लेकिन उम्र आपकी 25 है और अब लंबा काम डाल दिया है कोई। ऐसी है। क्या हुआ फिर आपको? फिर ऐसे हुआ कि हम खेल रहे थे, दोस्त ने आके हिट किया पाँव पे और वो मैं गिर गया। तो अब वहाँ से इधर से पेन है बहुत ज़्यादा यहाँ पे। पाँव के ऊपर पेन है। ओके चलें, थैंक यू सो मच अरसलान। अब डॉक्टर साहब ओवर टू यू। अब आप बताएं कि क्या करें। डॉक्टर पे चेकअप कराया था बेटे? डॉक्टर वसीम के पास ही आए थे चेकअप के लिए। गुड, हाँ ठीक है। तो फिर डॉक्टर साहब आपको जीरो से पता है केस कहाँ से कहाँ जी, है? इनका एंकल स्प्रेन हो गया था, लिगामेंट जो है वो रप्चर हो गया था। एक लिगामेंट है जो कि पाँव को कंट्रोल देता है चलने में भी। जैसे ये लिगामेंट टूटता है तो इस तरह वॉक पैटर्न आ जाता है। ये इसी तरह हमारे पास आए थे, पाँव थोड़ा सा स्वेल था, हमने इनकी ट्रीटमेंट की, उसके बाद इनकी रिकवरी किसी हद तक हो गई। कितनी ट्रीटमेंट की? हमने इनको मैक्सिमम अभी 2 सेशंस दिए हैं, उसमें काफ़ी हद तक बेहतर हो गए हैं, लेकिन स्टिल इनको पेन है और मैं इनको टेप कर रहा हूँ रोज़ाना। अभी मैं इनको दोबारा टेप करूँगा इमीडिएटली, जिस तरह हम फिक्स करते हैं लिगामेंट को, ताकि जो है कोई भी स्पोर्ट्स प्लेयर उसको ये अंडरस्टैंड हो सके कि जब भी लिगामेंट्स इंजर्ड होते हैं तो उसको फ़ौरन फिक्स करना होता है। और साथ ही साथ जो स्पोर्ट्स में एक बहुत अहम चीज़ है वो आइसिंग है, क्योंकि नॉर्मली स्पोर्ट्स प्लेयर आते हैं घर और हीट लगाना शुरू कर देते हैं या ऐसे ही टिशू को छोड़ देते हैं जो भी ज़ख्मी हुआ होता है या उसमें टिशू फटा होता है, उसकी फ़ौरन आइसिंग करनी होती है। और आइसिंग मिनिमम 20 मिनट्स की लाजमी करनी होती है और हर घंटे के बाद करनी होती है। मेरी अब बैक का एक आपको पता है इशू पता है, मैंने आपको MRI भी शेयर किया। मुझे तो इंस्ट्रक्शन दिया कि गर्म अच्छा, आपका स्पैज़म के 20 मिनट गर्म टकोर करनी है दिन में 3 से 4 दफ़ा। अगर ज़्यादा पेन हो तो 5 दफ़ा भी कर सकते हैं, लेकिन कंटिन्यूअस नहीं हीट देनी। आपका स्पैज़म है अच्छा, और आपका जो प्रॉब्लम है जाहिर सी बात है वो थोड़ा सा डिफरेंट नेचर का है, वहाँ हीट लगानी है। इन हिज केस अगेन अब देखें ना व्यूअर, जब इस किस्म की चीज़ होती है तो प्रॉपर डॉक्टर से रुजू कर लें, क्योंकि देखें ना अब हमें ख्वाब तो नहीं आना ना कि मैंने ठंडा करना है कि मैंने गर्म करना है। तो बात यह है कि यहाँ पे अगेन डॉक्टर की इसे रुजू करना ज़रूरी है। मसला ख़राब करके लोग आ जाते हैं। आपने कहा ना कि जैसे चोट लगी, इंस्टेड उसको ठंडा करने के बजाय आपने गर्म कर दिया, वो और बिगड़ गई। सो हम इसे लेबल करते हैं एक्यूट इंजरीज कि फ़ौरन अभी चोट लगी है, फ़ौरन आइसिंग ही करनी, हीट बिल्कुल नहीं लगानी। ठीक है, अरसलान प्लीज़ लेटें।
मैं अरसलान के ऊपर एक थोड़ा सा डेमोन्स्ट्रेशन दूंगा जो हम इनके ऊपर टेपिंग कर रहे हैं अभी राइट नाउ। इस टांग को बेंड करना। सो मैं अभी इमीडिएटली इनके फुट को टेप करूंगा और उस टेप से फ़ायदा ये होगा कि इनका फुट वो जो लिगामेंट है वो फिक्स हो जाएगा एंड अल्टीमेटली हिज पेन विल बी रिड्यूस्ड इमीडिएटली। ये जो इनको अभी टेपिंग still क्या आ रहा है। कहानी है डॉक्टर साहब? ये कोई नई फनकारी है कुछ सालों की? अच्छा, टेपिंग जो है ये यूज़ होती है फॉर स्टेबिलिटी। एक जो बहुत अहम काम है जो मैं अभी वाइट क्योंकि अनम आपकी भी टेपिंग हुई थी ना जब आपकी इंजरी हुई थी। ये वाइट जो टेप है ये नॉन इलास्टिक है। हाँ। नॉन इलास्टिक टेप जो है इसका सबसे ज़्यादा फायदा ये होता है कि इससे जो Stable। है स्टेबिलिटी आती है, यानी कि मजबूती आती है, जोड़ Grip के आ अंदर, जाती है। ग्रिप आती है जो कि किसी और ग्रिप से नहीं आती इतनी अच्छी। इवन जब हम प्लास्टरिंग करते हैं ना लिगामेंट्स के ऊपर तो भी इतनी अच्छी ग्रिप नहीं आती बिकॉज वो जनरल प्लास्टर होता है जो हम पीओपी करते हैं, कास्ट लगाते हैं। बट ये जो टेप है ये बिल्कुल उस जगह को, उस लिगामेंट को फिक्स की जा सकती है विद द स्किल्स। ये आम बंदे नॉर्मली नहीं कर सकते। हम पेशेंट को या तो ट्रेन करते हैं कि कैसे जो है टेप करनी है खुद से। अदर देन दैट सोल्यूशन ये है कि हम खुद से ये टेप करते हैं स्पेसिफिक तरीक़ों से। इसका मेथड होता है पूरा बिकॉज इट्स अ स्पेशलिटी। इसको हम यूज़ करते हैं, टेप जैसे ही लगाते हैं पेशेंट जो है उसके लिगामेंट्स फिक्स हो जाते हैं। लिगामेंट्स पेन हमेशा तब करते हैं जब ढीले वो होते हैं। टूटते हैं, ढीले होते हैं। और फिर उनको सपोर्ट नहीं मिलती तो वो बेसिकली आप सोचे ना कि आपके अल्लाह ना करे बाजू टूट गए, अब आपने उसको पक्का नहीं किया, आपने उसको किसी कास्ट या किसी चीज में स्टेबल नहीं किया, अब वो अनस्टेबल फ्रैक्चर है और आपने उसको स्टेबल नहीं किया, जब भी आप हिलेंगे आपको तकलीफ होगी। अब उसी बंदे को जब आप कास्ट लगा देंगे तो उसकी तकलीफ ऑलमोस्ट 90% कम हो जाएगी। एग्जैक्टली अभी अरसलान के फुट पे आप देख रहे होंगे दिस वाज द लिगामेंट जो इनका रप्चर था, मैंने इसको फिक्स किया है अभी। सो इन दिस वे अब जैसे ही ये खड़े होते हैं तो इनको उस लिगामेंट पे लोड नहीं आएगा और एक पूरा यूनिट बन गया पाँव का टेप के साथ, जिसकी वजह से पेन नहीं होगा। खड़े देखो मेरा बच्चा कुछ बड़ा फर्क कम हुआ है पेन पहले से। बेहतर हुआ, थम्स अप। अच्छा अब नेक्स्ट मैं बाकी टिश्यूज़ पे अब अरसलान को वो तो इंजरीज़ नहीं है लेकिन मैं दिखाना चाहता हूँ कि बाकी टिश्यूज़ पे हमें कैसे टेपिंग करनी चाहिए और हमारे पेशेंट्स को, हमारे स्पोर्ट्समैन को ये पता लग जाए कि जब भी इंजरीज़ हों तो यू हैव टू गो टू द राइट प्रोफेशनल और इस तरह की टेपिंग्स होती हैं जिससे आपको सोल्यूशन मिल सकते हैं अकॉर्डिंग टू द प्रॉब्लम। लेते हैं अरसलान सीधा। एक बहुत दूसरा कॉमन प्रॉब्लम है काफ की इंजरी। काफ की इंजरी में होता यह है कि अल्लाह, अगर मसल खिंच जाता है। फंस जाए ना तो ना पाँव जमीन पे रख पाते हो ना लेट पाते हो, जब तक थाई के नीचे कुछ रख के आसमान में नहीं अपने आप को रखते तब तक आपको सुकून ऐसा ही नहीं है। आता। आपने देखा होगा बैडमिंटन, टेबल टेनिस, जंपिंग, पैडल इन तमाम में जो हमारा ये काफ का मसल है इसमें रप्चर हो जाता है। अच्छा शिन स्प्लिंट्स भी हो जाते हैं कुछ लोगों को। शिन स्प्लिंट्स बहुत कॉमन है हमारे फुटबॉल के अंदर और उसमें होता यह है कि नॉर्मली स्टड्स वो लगने से, शूज़ लगने से यहाँ स्वेलिंग हो जाती है और अगर आप फ्लैट फुटेड है और फ्लैट फिटेड है और बहुत सारी मज़ीद उसमें चीज़ें होती हैं। तो हमें फिर उसके सबसे पहले इमीडिएटली फिर आइसिंग से स्टार्ट करना होता है और फिर फिक्स करना होता है एरिया टेप्स के थ्रू और ट्रीटमेंट्स हैं वो अप्लाई करते हैं तो इमीडिएटली जो स्पोर्ट्समैन है वो बेहतरी की तरफ चला जाता है। नॉर्मली जब ये मसल टूटने की इंजरी होती है सो हम जो टेपिंग करते हैं पेशेंट्स के ऊपर वो इस तरह से करते हैं कि हम मसल को फिक्स कर दें टेप के साथ ताकि हमारा जो मसल है कोई भी जहाँ भी इंजरी है उसमें मूवमेंट लिमिट हो जाए और साथ ही साथ पेशेंट जो है वो मूव भी अच्छा कर सके। यहाँ पे एक बात ऐड करूंगी भैया, ये टेप थोड़ी सी डिफरेंट है। अगर आप मुझे इजाज़त दें और मुझे करेक्ट करें अगर मैं गलत कह रही हूँ, स्पेशली मेल जो पेशेंट्स होते हैं, अगर आपको पता है कि आपकी टेपिंग होनी है तो जिस जगह पे टेपिंग होनी है स्पेशली अगर टांगे या बाजू वगैरह हों तो उस एरिया से बाल रिमूव कर लें क्योंकि टेप उतारते हुए फिर तकलीफ भी हो सकती है आपको। सो ये मैं आपको ज़रूर व्यूअर्स एडवाइस दूंगी कि ये ज़रूर कर ले क्योंकि मेरे बेटे हमजा के साथ एक दफ़ा हुआ था और माशाल्लाह बालों से भरा हुआ बाजू पे टेपिंग की बाल उतारे, कहता मामा ये मेरी वैक्सिंग कर रहे हैं। मैंने कहा बेटा चुप कर जा। सो बात ये है कि ये एक एडवाइस है कि अगर डॉक्टर आपको टेपिंग की तरफ लेके जा रहा है तो या तो उसी वक्त रेजर से उतरवा लें बाल या रिमूव करके जाएं ताकि एटलीस्ट वो जो 1 महीना या 2 हफ्ते चल रही है आपकी ये चीज़। राइट डॉक्टर साहब? ऐसे ही हमारे क्लिनिक में हम लोग खुद ही उस एरिया को शेव कर देते हैं, हमारे पास मशीन होती है, हम बाल रिमूव करके फिर टेप करते हैं। अदर देन दैट नहीं करते बिकॉज अरसलान को फुट की इंजरी है तो इस वजह से हमने इनके हेयर रिमूव नहीं किए, ये सिर्फ जस्ट टू शो।
अच्छा, जहाँ तक बात है नी की, तो एक बहुत कॉमन इंजरी है जो कि चपनी के ऊपर हो जाती है, चलने में पेन आता है, लंगड़ा के चलना करंट शुरू हो जाते पड़ते हैं। एग्जैक्टली सो इसके लिए हम ये करते हैं कि हम चपनी को फिक्स कर देते हैं। और ये जो टेप आपको ग्रीन कलर की नज़र आ रही है, ये इलास्टिक टेप है। पहले वाली बहुत फिक्स टेप थी। अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये टेप जो है ये अच्छे खासे डिस्टेंस तक अवे जा सकती है। आप देख रहे होंगे इसमें फ्लेक्सिबिलिटी बहुत है। लेकिन जो वाइट टेप है, ये वाली जो मैं पहले की अरसलान को, ऑब्वियसली वो तो सख्त है, वो तो हार्ड है, वो बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी देती है। और ये वाली टेप जो है ना, ये मसल को हरकत करने में भी हेल्प देती है। ये एडवांस टेप है, ये सपोर्ट करती है। हाँ। और बाय द वे कलर से कोई फर्क नहीं कलर पड़ता। से कोई फर्क एक नहीं वक्त पड़ता। था जब ये बड़ा लोग कहना शुरू हो गए थे कि जी ब्लू वाली, ये तो ग्रीन वाली, ये तो रेड वाली, ये तो येलो वाली, ये तो ये उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बेसिकली बंदे को काम करना आता हो तो उसको पता है कि कौन सी टेप को कितनी जोर से और कितना वो लगाना। अच्छा जी, इन दिस वे ये आपको नज़र आ रहा होगा कि मैं चपनी के ऊपर, जिसे हम पटेला कहते हैं, पटेला के ऊपर टेप कर रहा हूँ। और जैसे ही ये टेप मैं पटेला पे कंप्लीट करूँगा, मैं आपको अरसलान को उठा के दिखाऊंगा सिटिंग में, कि अरसलान आपको शो करे कि पटेला बिल्कुल कवर हो गई है। और इससे ये फ़ायदा होता है कि पटेला जहाँ से भी उसके लिगामेंट टूटे, पटेला को सपोर्ट कर देते हैं और पेशेंट को पेन इमीडिएटली ख़त्म हो जाती है। उठ के बैठो, सिटिंग में जाएं प्लीज़। तो डॉक्टर साहब, बीइंग ए प्रोफेशनल, आपका यही ओपिनियन है कि ये टेपिंग और ये चीज़ें यूज़फुल हैं, एग्जैक्टली लेकिन काम आना चाहिए। ये हर जितनी बंदा आपकी टेपिंग नहीं कर सकता, हर नहीं कर बंदा सकता। ऑस्टियोपैथ नहीं है, हर बंदा फिजियोथेरेपिस्ट नहीं है, हर बंदा एक्यूपंक्चर नहीं कर पाता। गलत जगह पे नीडल, चाहे वो इतनी पतली सी नीडल भी लगा ऐसे दो ही। तो आप बड़ा मेजर नर्व डैमेज कर सकते हैं। ऐसे ही। सो इस वजह से राइट डॉक्टर का इंतखाब करना और राइट ट्रीटमेंट का इंतखाब करना, स्पेशली स्पोर्ट्स इंजरी में, आप क्या कहेंगे? मैं अपना मैसेज ये देना चाहूँगा कि हमारे तमाम यंग एथलीट्स, स्पोर्ट्समैन, इंडोर आउटडोर प्लेयर, उनको चाहिए कि वो वार्म अप कितनी देर का करना है? 20-25 मिनट्स का, जिसमें स्ट्रेचेस होल बॉडी के, लेग्स, बाजू, बैक, क्रॉस, जितने भी मसल्स हैं, सब के स्ट्रेचेस लाजमी करें। वसीम भाई, मैं तो ये रिक्वेस्ट करूँगी कि किसी दिन ऑन एयर आके वी कैन डू दैट। आप ये दिखाएं, क्योंकि आपको एक बात बताऊं, 90% जो स्पोर्ट्स और इवन जनरली, अब देखिए वॉक पे लोग जाते हैं तो वो उसको स्पोर्ट्स इंजरी नहीं कंसिडर करते, या वो होता ना कि कोई आपने एक्सरसाइज वगैरह की और उसमें कुछ हुआ। लेकिन मेरे ख्याल से जो 90 to 95% इंजरी होती है किसी भी मूवमेंट के दौरान, वो इसलिए होती है क्योंकि हम तैयारी से नहीं करते। ऐसे ही। और उसकी तैयारी सिंपल वार्म अप है और कूल डाउन है, दोनों बड़े इंपॉर्टेंट है। अक्सर लोग कूल डाउन पे चले जाते हैं क्योंकि ऑब्वियसली एक पिच पे पहुंचे होते हैं तो कूल डाउन तो कर ही लेते हैं, लेकिन जो आपने वार्म अप नहीं किया होता वो आहिस्ता 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 व्यूअर्स आपको डैमेज करता है। मैंने कैसे सीखा? डॉक्टर वसीम से बात करके, उनके पास पेशेंट्स ला के, खुद उनसे गाइडेंस लेके। आपको भी यही कहूँगी कि व्यूअर्स, डॉक्टर साहब जो बात कहते हैं उसे गौर से सुना करें। हम सब के घरों में कोई बच्चा, कोई बुजुर्ग, कोई ऐसा बंदा है जिसको कोई ना कोई फिजियो से रिलेटेड प्रॉब्लम है। कितना अच्छा हो कि कहीं कोई 100-50 बंदे में से कभी कोई एक निकले। आजकल 100 बंदे में से 50 बंदा जो है वो किसी तकलीफ में मुब्तला है। ऐसे ही। सो हम स्ट्रेचिंग वाला जो काम है ना वसीम भाई, ये किसी दिन ऑन एयर करेंगे। ज़रूर। देखिए, हम लोग बात करें इंजरीज की, प्रिवेंशन की बात करेंगे तो बहुत बेहतर हो जाएगा। तो अगर आप लोग भी डॉक्टर वसीम को वार्म अप और किस तरीके से अपनी बॉडी को प्रिपेयर करना है किसी भी काम के लिए, ये हम डॉक्टर साहब से गाइडेंस लेंगे। और अगर आपने कोई हार्डकोर एक्टिविटी बच्चों के साथ भागे दौड़े ये वो किए, तो उसके बाद खुद भी कूल डाउन कैसे करें और बच्चों को भी कैसे सिखाएं, क्योंकि ये सारी ज़िंदगी उनके लिए एक यूज़फुल चीज़ रहेगी। तो अगर आप भी चाहते हैं ये देखना तो हमारे साथ ज़रूर व्यूअर्स अपनी फीडबैक शेयर कीजिएगा। डॉक्टर साहब, ब्लेस यू। अरसलान, अल्लाह पाक आपको जल्द सेहतयाब करे और आपको हर बीमारी से निजात दे, आमीन। और पुत्र, खुदा का वास्ता है, वार्म अप, कूल डाउन, वार्म अप, कूल डाउन। वेल डन मेरा बेटा। एंड शेफ अनम का भी बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ पे हम अपने शो को कंक्लूड करेंगे। तो आओ, में याद रखिएगा व्यूअर्स, खुदा हाफिज़।